इसलिए वे इस तंबू में बैठने के लिए योग्य हैं। आप लोग, मैंने अभी इस अभियान के बारे में जनरल हुआ से चर्चा की है। जनरल हुआ ने हमें पर्याप्त स्वतंत्रता और पहल दी है। हम सहयोगात्मक रिश्ते में हैं। हम उनके आदेशों का पालन किए बिना अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर कोंग मिंग ने निम्नलिखित लोगों को देखा और कहा, हालांकि अपने कार्यों को प्रभावित न करने के लिए हम दोनों को अपने कार्यों से पहले एक दूसरे को सूचित करने की आवश्यकता है, ताकि एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित न करें। निम्नलिखित लोगों ने सिर हिलाया और व्यवस्था से काफी संतुष्ट थे। हालांकि वे इस बार शाही अदालत के सैनिकों के साथ काम कर रहे थे। सामान्य समय में शाही अदालत के सैनिकों और उनके जियानवू लोगों के बीच कई मतभेद थे। वे एक दूसरे को बहुत पसंद नहीं करते थे। इसलिए एक साथ कार्य करने और एक दूसरे से पीड़ित होने के बजाय उन्हें अलग अलग कार्य करना चाहिए। उनके यहाँ आने का उद्देश्य किंगफेंग देश के दरबार को तियानझो देश के दरबार को हराने में मदद करना है, और उन्हें विश्वास है कि वे अपनी ताकत से तियानझो देश की सेना पर हमला कर सकते हैं। एक और बात, कोंग मिंग ने लोगों की चर्चा की आवाज कम होते देखी और फिर उन्होंने कहा, मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली है। तियानझो में कई वुलिन लोग भी हमारे कार्यों का विरोध करने के लिए इकट्ठा होना शुरू कर चुके हैं। उनके साथ यह मरने के बारे में है, अर्थात वे हमारा विरोध करने का साहस करते हैं, भले ही वे बहुत छोटे हों। नीचे दिए गए अधिकांश लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। इस बार उन्होंने किंगफेंग साम्राज्य के जियानवू में लगभग सभी सेनाएं इकट्ठी की और ताकत तियानझो साम्राज्य की तुलना में थोड़ी भी मजबूत नहीं थी। इसके अलावा कोंग मिंग एक सुपर प्रथम श्रेणी मास्टर था, जिसका आत्मविश्वास सामान्य नहीं था। दरअसल मठाधीश कोंग मिंग ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार उसने पहले ही बुलाया था और वे निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने कार्रवाई करने से पहले सोचा था। हालांकि तियानझो राज्य की वुलिन ताकत बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस समय के नेता के रूप में कोंग मिंग ने महसूस किया कि सभी को ये याद दिलाना आवश्यक है, बहुत लापरवाह मत बनो। हालांकि तियानझो की ताकत हमारी जितनी अच्छी नहीं है, इस बार वे हमारे द्वारा घेर लिए गए हैं। ये कठिन है गारंटी दे कि उनका कोई अप्रत्याशित प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि लोग अभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि मास्टर कोंग मिंग ने ऐसा कहा है, तो निश्चित रूप से वे इसका खुलकर विरोध नहीं करेंगे। तो उन सभी ने सिर हिलाया और इस विचार को स्वीकार कर लिया। हालांकि जब तक आप उनके चेहरों को देखते हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मास्टर कोंग मिंग ने इसे समझा, लेकिन उन्होंने इसे तोड़ा नहीं, जिसने उसे ऐसा ही करने को कहा था। वर्तमान में तियानझो राज्य के वुलिन लोग सीमावर्ती क्षेत्र के मंगशान शहर में इकट्ठा होते हैं। हालांकि उनके लोग अभी तक नहीं आए हैं। मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पहले कुछ लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजने की योजना बना रहा हूँ। कौन आना चाहेगा जाना? मास्टर कोंग मिंग ने कहा कि हालांकि उन्हें लगा कि तियानझो का वुलिन चिंता का विषय नहीं है, फिर भी वो सुरक्षा के लिए लोगों को एक दूसरे के निचले हिस्से को छूने और एक दूसरे को हतोत्साहित करने देना चाहते थे। मेरा रक्त ज्वाला संप्रदाय ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। जैसे ही मास्टर कोंग मिंग की आवाज पड़ी, एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और जोर से बोला। निस्संदेह उसके खड़े होने का कारण उसका विचार है। इस तंबू में उनके संप्रदाय का पैमाना बहुत निचला है। हालांकि इस बार हम तियानझो राज्य के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं। जब हम घटना के बाद वितरित करेंगे, तो हम इसे निष्पक्ष रूप से वितरित नहीं करेंगे। उन बड़े संप्रदायों को अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें भी कुछ लाभ मिलेगा, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हालांकि यदि वह इस लड़ाई में शानदार प्रदर्शन करता है, जब हित अंततः वितरित हो जाते हैं, तो वे बड़े गुट उसके अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं करेंगे और उसमें और अधिक हितों की मांग करने का साहस है। इसके अलावा इस समय तियानझो राज्य के वुलिन लोग एक साथ एकत्र नहीं हुए हैं। हालांकि मंगशान टाउन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दबाव ज्यादा नहीं है और दोनों पक्षों ने अपने चेहरे पूरी तरह से नहीं फाड़े हैं। इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। इसके अलावा उसे अपने शरीर और हाथों पर भी भरोसा है। अगर लड़ाई भी हो तो भी वह पीछे हट ही जाता है। इस अधेड़ उम्र के शख्स के बाद एक कई और लोग खड़े हो गए हैं। ये लोग एक छोटे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर तौर पर वे सभी पिछले वाले के समान ही दिमाग में हैं। इससे पहले कि दोनों पक्षों में गहन लड़ाई हो, वे अपने अपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा बनाना शुरू कर देते हैं। मास्टर कोंग मिंग एक पल के लिए झिझके और अंत में खड़े होने के लिए पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को चुना। एक तो दूसरे पक्ष की युद्ध मांगने की प्रबल इच्छा थी। दूसरा पक्ष भी सामान्य समय में स्वयं का बहुत सम्मान करता था। उन्होंने हमेशा खुद को छोटा भाई माना है, इसलिए उन्हें मौका देना चाहिए। मास्टर कोंग मिंग ने एक निर्णय लिया है। यदि अन्य लोगों के पास भी कोई विचार हो तो वे अब उनका विरोध नहीं करेंगे। यह अधेड़ उम्र का आदमी खुशी से भरा है। उन्हें काम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ही संप्रदाय को दोनों देशों के बीच मशहूर होते देखा है। चर्चा के बाद सभी लोग तितर-बितर हो गए और मास्टर कोंग मिंग ने पूर्व मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया। युआन लियांग, इस मामले में लापरवाह मत बनो। तुम्हें इस बार हमारे किंगफेंग देश का प्रतिनिधित्व करने वाले वुलिन लोगों से हराया नहीं जा सकता, मास्टर कोंग मिंग ने कहा। चिंता न करें मास्टर, मैं तियानझो में उन लोगों पर ध्यान नहीं देता। भले ही वे मुझे रखना चाहते हो, लेकिन उनमें वह क्षमता होनी चाहिए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति युआन लियांग ने आत्मविश्वास से कहा। कुआ, मास्टर कोंग मिंग फिर उसकी बाहों में पहुंचे और एक छोटी सी काली गेंद जैसी चीज निकाली। उन्होंने इसे युआन लियांग को सौंप दिया और कहा, आपके पास यह वज्र है। जब आप खतरे में हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके विस्फोट से निकलने वाला धुआं न केवल दूसरे पक्ष की दृष्टि को अवरुद्ध कर सकता है, बल्कि उस व्यक्ति की भी दृष्टि को अवरुद्ध कर सकता है जो धुआं अंदर लेता है। तुरंत कोमा में आ जाओगे, इसलिए तुम्हें छोटा दिल रखना चाहिए। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 390 जीवन संरक्षक। मास्टर जी, युआन लियांग ने जल्दी से दोनों हाथों से जीवन रक्षक चीज ले ली। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि वो इस बार इसका उपयोग कर सकता है। वो जब चाहे इसका उपयोग कर सकता था और अकेले रहने के लिए यह एक अच्छी जीवन रक्षक चीज थी। और जियांगू में सभी लोगों के लिए साधारण वज्र बम भी उपलब्ध है। हालांकि वे चीजें मास्टर कोंग मिंग द्वारा दी गई चीजों से अतुलनीय हैं।
उनमें से अधिकांश जमीन पर सफेद धुएं का एक बादल फोड़ देते हैं जो बहुत घना नहीं होता है। जहां तक लोगों को बेहोश करने के प्रभाव की बात है तो यह और भी बुरा है। इसलिए हालांकि ऐसे वज्र बम भी कुछ भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वे मास्टर कांगमिंग के इस उन्नत संस्करण की तुलना में मेल नहीं खा सकते हैं। ठीक है, नीचे जाओ और तैयारी करो, मास्टर कोंगमिंग ने हाथ हिलाया और कहा। हाँ, युआन लियांग ने सम्मानपूर्वक कहा कि निस्संदेह विनम्रता उनका मूल चरित्र नहीं है। इसके विपरीत वो बहुत अहंकारी चरित्र वाला व्यक्ति है। हालांकि वह मूर्ख नहीं है और वह किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। कम से कम उसके सामने भिक्षु को अपमानित करने की हिम्मत नहीं हुई। कोंगमिंग युआन लियांग को देखता है जो चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव है। वह युआन लियांग की यात्रा के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं करता है। इस समय वह पहले से ही सोच रहा है कि युद्ध के बाद प्राप्त क्षेत्र का उपयोग कैसे किया जाए और अधिक लोगों को आकर्षित किया जाए। युआन लियांग की तरह जो अभी अभी चला गया, वह केवल खुद पर नजर रखता है और इसका जरा भी उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। यद्यपि बोधि मंदिर एक मंदिर है, मठाधीश के रूप में कोंगमिंग एक शुद्ध व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत उनकी आंतरिक महत्वाकांक्षा सामान्य व्यक्तियों से कहीं अधिक बड़ी होती है। जब वह मठाधीश थे तो बोधि मंदिर किंगफेक देश का पहला स्कूल नहीं था। हालांकि उनकी उपलब्धियां अच्छी थी और उनके साधन सफल थे। 10 साल से भी कम समय में वह बोधि तीसी बन जाएगा, जो कि किंगफेंग देश में सबसे बड़ा संप्रदाय बन गया है। इस प्रक्रिया में निस्संदेह दुश्मन और ऐसे लोग हैं जो सहमत नहीं है। हालांकि जो लोग सहमत नहीं है वे सभी दुनिया छोड़ चुके हैं। यद्यपि वह साधु है, फिर भी उसका निर्दयी हृदय से वर्णन करना गलत नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने बोधि मंदिर को किंगफेक देश का सबसे बड़ा संप्रदाय बना दिया। बाद में उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। उसने अपने पड़ोसी तियानजो की ओर देखा। उनकी नजर में तियानजो में वुलिन लोग पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन वे आनंद के कई स्थानों और जियानगु संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं। वो बर्बादी है, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की। किंगफेक साम्राज्य के जियानगु क्षेत्र पर कब्जा करना उसके उद्देश्यों में से केवल एक है, जिसे अन्य लोग जानते हैं। दरअसल उसके कुछ और ही विचार है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें पहाड़ों और नदियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि बोधि मंदिर शाही दरबार का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि शाही दरबार आमतौर पर जियानगु में चीजों की देखभाल नहीं करता है, लेकिन उनकी निजी ऊर्जा छोटी नहीं है। इस कार्रवाई में कोंगमिंग शाही अदालत के सैनिकों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है और साथ ही वो तियानजो देश में कीले गाड़ देगा। उसके लोग तियानजो देश की जियानगु सेना को बचाने के बाद वो शाही अदालत के खिलाफ लड़ेंगे। अदूरदर्शी आम लोगों का एक समूह। अमिताभ के खाली चेहरे पर कट्टरता की झलक थी। हालांकि बुद्ध के नाम का उद्घोष किया गया था, लेकिन उनके चेहरे पर करुणा का कोई निशान नहीं था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसकी आंखों को पूरी तरह से अंधी कर दिया था। दूसरी ओर तंबू छोड़कर युआन लियांग उस शिविर में लौट आए जहां उनका संप्रदाय तैनात था। उन्हें अपने संप्रदाय के कई बुजुर्ग मिले और उन्हें अपने मंगशान जाने के बारे में बताया। ये हमारे रक्त ज्वाला गिरोह के लिए एक अवसर है। हालांकि हम पहले भी विस्तार करते रहे हैं, हम प्रसिद्ध नहीं हैं। इस बार हम दोनों दो देशों से हैं। जब तक हमें एक अच्छी शुरुआत मिलती है और हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, हमारा रक्त ज्वाला गिरोह भड़क उठेगा। युआन लियांग ने उत्साह से कहा। उनके बगल में झांग लाई भी वैसे ही दिखते हैं। कोई भी अपनी दुर्घटना के बारे में नहीं सोचेगा। दोनों देशों की जियानगु सेनाओं के बीच अंतर काफी बड़ा है। इस बार उनके लिए मशहूर होने का अच्छा मौका और मोटा गैप है। हम कब शुरू करें? एक बुजुर्ग से पूछा। कल सुबह हम सेना से अलग हो जाएंगे और मंगेशान शहर की ओर भागेंगे। हमारे लौटने के बाद आप सभी तैयार हैं? युआन लियांग ने कहा। हाँ, सभी को कहना चाहिए। उसके बाद सभी लोग वापस गए और यह समाचार अन्य शिष्यों को सुनाया। युआन लियांग स्वयं आराम करने के लिए तैयार थे। सुबह जल्दी उठकर चले जाएंगे। उनमें पर्याप्त भावना होनी चाहिए। ये सचमुच एक अच्छी बात है। युआन लियांग वज्र की गोली बजाता है जो कोंगमिंग ने उसके हाथ में दी थी। उसकी प्रशंसा करने के बाद वो उसे फिर से अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वह आंखें बंद करके सो जाता है। लेकिन युआन लियांग, जो सो रहे थे, ने काली गेंद नहीं देखी। उसकी बाहों में प्रकाश की एक चमक के बाद वह गायब हो गई। बेशक पलक झपकते ही उसकी बाहों में एक और गेंद जैसी चीज थी, लेकिन गेंद अब काली नहीं बल्कि पारदर्शी कांच की गेंद थी। वज्र की गोली यदि आप जमीन पर गिरते हैं तो ये धुआं पैदा कर सकता है जो आपकी दृष्टि को प्रभावित करता है। धुआं लोगों को बेहोश करने का कार्य करता है। जब हुआंग फैंग नूडल्स खाना खत्म करने के लिए 22 याओरो के साथ जाता है और अपने शयन कक्ष में लौटता है तो उसे भंडारण बॉक्स में एक नई चीज मिलती है। उसने जो कांच की गेंद डिब्बे में रखी थी वो गायब हो गई है। वज्र हुआंग फैंग इस चीज के साथ खेलता है। उन्होंने इसे टीवी पर देखा है। जब वह भागता है तो वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे धुआं उत्पन्न हो सकता है और उसके पीछे के लोगों का पीछा करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि वो यह नहीं देखता कि धुएं का कोमा प्रभाव होता है। क्या यह एक उन्नत संस्करण है? किसी भी मामले में हुआंग फैंग ने इस चीज को रिंग में डाल दिया है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकता है। अगर यह ठीक से काम करे तो इससे उसकी जान भी बच सकती है। इस चीज को इकट्ठा करने के बाद हुआंग फैंग आराम करने जा रहे हैं। आज शाम उसके लिए आगे पीछे टॉस करना आसान नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग आराम से सो सकते हैं, लेकिन कई लोग इस रात सो नहीं सकते हैं, जिनमें निर्देशक क्यू, किंग प्रांत के 2 नेता, जियांगजू में नंबर 1 और कुछ अन्य लोग शामिल हैं, और यहाँ तक कि 4 चोर भी बंधे हुए हैं। हुआंग फैंग के लिए टोंग की अंजुम के विला में उन्हें अच्छा आराम नहीं मिल पाता। हुआंग फैंग द्वारा भूले गए 4 चोरों को अगले दिन तक याद नहीं आया और फिर उन्होंने निदेशक क्यू को उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए किसी को भेजने के लिए सूचित किया। वे व्यक्तिगत रूप से खाता बही चुराने में शामिल थे, इसलिए वे निश्चित रूप से फंसेंगे। और तियानजून इस समय बहुत सहज है। कल रात उनकी और बार के मैनेजर के बीच अच्छी बातचीत हुई। दूसरे पक्ष ने बार की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और फिर तियानजून से कहा कि जब वो खाली हो तो आकर बैठे। वहीं मैनेजर मतलब अपने छोटे भाई को भी अपने साथ ले जाना बेहतर है। तियानजून स्वाभाविक रूप से समझ गया। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 391 परिचित आंकड़े।
तियानजून को जब वो मिलता है जो वह चाहता है तो वो अच्छे मूड में होता है। इस समय हुआंग फैंग ने उससे कहा कि फीगे अंदर जा सकता है और वो थोड़े समय में बाहर नहीं जा सकता, इसलिए जिन खेतों की वो देखभाल करता है वे संकट में पड़ जाएंगे। तियानजून ने फीगे को ले जाते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि उसे कब बंद कर दिया जाएगा। हालांकि हुआंग फैंग के साथ उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इसलिए उस बार को छोड़ने के बाद उन्होंने लोगों को फीगे के पिछले क्षेत्रों में जाने की व्यवस्था की। पहले वहां के माहौल का पता लगाया और फिर उसके चेहरे से परिचित हुए। वो दूसरे कामों की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन तियानजून का दिल हुआंग फैंग की पहचान के बारे में अधिक उत्सुक है। कल जो पुलिसकर्मी आया था उसे भी पता है कि बार मैनेजर के मुंह से दूसरे पक्ष की पहचान असामान्य है। बार का मैनेजर आमतौर पर खुद को दूसरों के साथ मिलाना चाहता है, लेकिन उन्हें उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति हुआंग फैंग को सुरक्षा गार्ड के रूप में देखता है तो वह सम्मानजनक और आज्ञाकारी होता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग एक निर्देशक को भी जानते हैं और उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। ये तियानजून को और भी अधिक जिज्ञासु बनाता है। एक सुरक्षा गार्ड के रूप में हुआंग फैंग ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? फिर वह सोचता है कि हुआंग फैंग अचानक एक बहुत शक्तिशाली खिलाड़ी बन गया है। तियानजून अब हुआंग फैंग के पास कई रहस्य हैं। हालांकि भले ही हुआंग फैंग के पास कई रहस्य हैं, तियानजून को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वो अब हुआंग फैंग के बारे में सोच रहा है क्योंकि वो अपने लिए एक सहारा ढूंढने के बारे में सोच रहा है। समर्थन के बिना उनका विकास और प्रगति करना असंभव है। भले ही वे कुछ समय के लिए अच्छी स्थिति में हो और उनके पीछे कोई न हो, वे मिनटों में नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा वे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और विरोध करने का कोई मौका नहीं है। भाई प्यूमा के पीछे कोई बड़ा समर्थन नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि बल अच्छी तरह से विकसित हो रहा है और नींव बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। यह मत कहिए कि पुलिस, यहाँ तक कि उनके साथी भी किसी भी समय परेशानी में पड़ सकते हैं, जो कि पृष्ठभूमि न होने का नुकसान है। बेशक भाई ब्याओ किसी समर्थक की तलाश नहीं करना चाहते, मुख्य बात यह है कि वो इसे ढूंढ नहीं पा रहा है। इस तरह की बात का मतलब यह नहीं है कि यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपका समर्थन करें तो वे ऐसा करने को तैयार होंगे। एक दूसरे को होने वाला लाभ केवल एक पहलू है, उनके पास अन्य विचार है। अब तियानजून इस सड़क पर है और ऐसा लगता है कि पीछे मुड़ने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। उसका कोई समर्थक होना चाहिए। हालांकि वो पहले कोई नहीं था और वो किसी बड़े व्यक्ति को नहीं जानता था। इस क्षेत्र में उनका कोई संपर्क नहीं था। इस बात को लेकर वो अब भी चिंतित थे, लेकिन कल रात उसने खुद देखा कि हुआंग फैंग की शक्ति को देखकर उसका दिमाग अचानक हिल गया। हुआंग फैंग सभी पुलिस वालों को अपने प्रति विनम्र बना सकता है। हो सकता है कि उसे कल रात पुलिस ले गई हो। हालांकि सिर्फ हुआंग फैंग के शब्दों के कारण उनका और उनके लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जो लोग उससे पहले लड़े थे उन्हें ले जाया गया। यहाँ से हम हुआंग फैंग की ऊर्जा देख सकते हैं। इसके अलावा हुआंग फैंग का कौशल कमजोर नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके पास एक पृष्ठभूमि है और वह सिर्फ हुआंग फैंग से परिचित है। हालांकि वह ये नहीं कह सकता कि वह कितना अच्छा दोस्त है। आखिरकार उनके बीच कुछ दोस्ती है। हुआंग फैंग ने अपनी बहन को बचा लिया है। इस तरह हुआंग फैंग को अपना समर्थक बनाना पूरी तरह से संभव है। हुआंग फैंग में ये क्षमता है और वह दूसरे पक्ष को मनाने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि मुझे इन 2 दिनों में हुआंग फैंग से बात करने की जरूरत है। तियानजून ने मन में सोचा, चूंकि उसने निर्णय ले लिया है इसलिए वह अधिक समय तक देरी नहीं करना चाहता। क्या पता इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाए। हुआंग फैंग, जो इस समय काम कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से नहीं जानते कि उन्हें दूसरों द्वारा एक विश्वसनीय वस्तु माना गया है। हुआंग फैंग, जो मूल रूप से अपने कार्यालय में अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करना चाहते थे, को जी मिंगजियाओ के आदेश के कारण भाई वांग और कई अन्य सुरक्षा गार्डों को कंपनी से बाहर निकालना पड़ा। हुआंग फैंग के लिए जी मिंगजियाओ का कार्य नए स्टोर के लिए कुछ सुरक्षा प्रणालियां स्थापित करना है। सच कहूं तो हुआंग फैंग सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए वो इन चीजों में अच्छा नहीं है। इसलिए वो भाई वांग और अन्य सुरक्षा गार्डों को अपने साथ ले जाता है। तियानजियाओ समूह का प्रत्येक स्टोर क्षेत्रफल में छोटा नहीं है और सजावट भी बहुत शानदार है। जी मिंगजियाओ और सु यूमो इसे अपने प्रमुख स्टोर के रूप में संचालित करने जा रहे हैं, इसलिए उनके पेन निश्चित रूप से छोटे नहीं होंगे। जब वो दुकान पर पहुंचा तो भाई वांग कुछ सुरक्षा गार्डों को काम पर ले गया। हुआंग फैंग इधर उधर घूमता रहा। यह सचमुच बहुत अच्छा है। उस समय स्टोव की तलाश करते समय हुआंग फैंग ने भावना के साथ कहा। उन्होंने और सुयुमो ने इसे एक साथ पाया और यह स्टोव भी उनके और सुयुमो द्वारा एक साथ निर्धारित किया गया था। भौगोलिक स्थिति भी काफी अच्छी है। हालांकि यह इसे देखने का पहली बार नहीं है, फिर भी हुआंग फैंग के दिल में कुछ भावनाएं महसूस हुई। हालांकि उनकी फैक्ट्री अब पैसा कमा रही है, आखिरकार पैमाना पर्याप्त बड़ा नहीं है और धन इकट्ठा करने की गति औसत है। वो केवल तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि मुंह से शब्द धीरे धीरे किंवित न हो जाए और उन सेल्समैन द्वारा अपने उत्पादों को बेचने का इंतजार कर ले, ताकि वो जल्दी से पैसा कमा सके। और तियानजियाओ समूह विकसित हुआ है। हालांकि इसके विवरण की तुलना उन बड़े उद्यमों से नहीं की जा सकती जो कई वर्षों से विकसित हुए हैं। लुइजी को पार करना आसान है। ऐसे स्टोर का किराया और सजावट का पैसा लगभग हुआंग फैंग की फैक्ट्री खरीद सकता है। बेशक इसमें अंदर के उपकरण और पेटेंट शामिल नहीं है। अच्छा लड़का। हुआंग फैंग अंदर की सजावट को देख रहा था, लेकिन उसने दुकान के सामने से एक परिचित व्यक्ति को गुजरते हुए देखा। ये वास्तव में एक लड़का एन है जिसे कुछ समय से नहीं देखा गया है। हालांकि इस समय ये स्पष्ट है कि लड़के की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके पिता बंद हैं और उनका पैर लंगड़ा रहा है। सड़क पर चलना कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। इस समय उनका चेहरा पहले जैसा अहंकारी और दबंग नहीं है और उनकी भावना बहुत निराश है। हालांकि उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। जाहिर है उन्होंने अपनी मौजूदा पहचान को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। हुआंग फैंग थोड़ा उत्सुक है कि टोंग जियान क्या करने जा रहा है, इसलिए वो यहाँ का कारोबार भाई वांग को देता है और फिर वो टोंग जियान का अनुसरण करता है। इस समय लड़के एन ने हुआंग फैंग को अपने पीछे आते हुए नहीं पाया। दरअसल इस समय उसका दिमाग आसपास के माहौल में नहीं बल्कि अपने विचारों में रहता है।
वो लड़का गैंग अपने पिता से मिलने गया था, लेकिन कुछ समय से उसने उसे नहीं देखा है। उनके पिता एक अलग व्यक्ति बन गए हैं। उनके सिर पर बहुत सारे सफेद बाल हैं और एक बुरी आत्मा है। हालांकि जब वो अपने पिता से मिलने गया तो उसके पिता ने उसे स्पष्ट रूप से बताया कि उसके पास एक बहुत अच्छा छिपा हुआ विला है, जिसमें उसकी अपनी कुछ चीजें हैं और वो चाहता है कि उसके बच्चे वहां जाए और वहां की चीजें निकाल ले। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 392 जीवन ट्रैकिंग। नजरबंदी गृह से निकलने के बाद लड़का एन अपने पिता के अज्ञात विला में गया, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसे दिन में न जाने को कहा था। एनी में लड़के उसके पिता ने बरसात के दिन के लिए कुछ पैसे बचाए होंगे, लेकिन अब उसके पास पैसे की बहुत कमी है। उसके पिता का बिजनेस पार्टनर उसके पास पैसे मांगने आता है और उसे अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसके अलावा वो पहले भी बहुत सारा पैसा खर्च करने का आदी रहा है, इसलिए अब भी उसका खर्च अभी भी छोटा नहीं है और इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तो अब बच्चा पैसे के बारे में सोचता है। जब वो सुनता है कि उसके पिता के पास एक विला है तो उसका पहला विचार यह होता है कि विला कितना बड़ा है और इसे कितने में बेचा जा सकता है। फिर जब वो सुनता है कि उसके पिता ने कुछ छिपाया है तो वो सोचता है कि क्या ये बहुत सारी नकदी होगी। इसलिए हिरासत केंद्र से निकलने के बाद लड़का एएनएन विला में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता और उसके पास घूमने के लिए कोई अन्य विचार भी नहीं है। हुआन फैंग अपने सामने अनुपस्थित दिमाग वाले लड़के को देख रहा है और सोच रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उसे आज काम पर भेजा गया था। हुआन फैंग के पास लड़के का पीछा करने और विशिष्ट स्थिति देखने का समय था। टोंग जियान के बस में चढ़ने के बाद हुआन फैंग ने एक टैक्सी तक उसका पीछा किया। हालांकि हुआन फैंग को जल्द ही समस्या का पता चल गया, क्योंकि खुद टोन जियान पर नजर रखने के अलावा उन्होंने पाया कि टोन जियान पर नजर रखने वाले लोगों के दो समूह थे, जिनमें से एक को पता था कि उसने एक दूसरे को पहले देखा था। हुआन फैंग एक बार एक दूसरे से मिले थे, दूसरा पुलिसकर्मी था। फिर जब वह बाय जियाओरो को बचाने के लिए गया तो हुआन फैंग उससे मिले और उसकी याददाश्त स्पष्ट रूप से अच्छी थी। उसे अब भी दूसरा पक्ष याद है। जहां तक लोगों की एक और लहर का सवाल है, हुआन फैंग उन्हें नहीं जानते थे। हालांकि इन लोगों में हुआन फैंग को कुछ फीगे भाइयों और यहाँ तक कि प्यूमा भाइयों की सांस महसूस हुई। जाहिर है ये लोग भी शायद उन्हीं जैसे ही लोग हैं। ये वास्तव में जीवंत और दिलचस्प है। हुआन फैंग ने पीछे के दो समूहों के लोगों को देखा और बड़बड़ाया। अब ये स्पष्ट है कि पुलिस सहित कई लोग टोंग जियान को घूर रहे हैं। टोंग कियानजुंग के पिता और पुत्र को यह उम्मीद नहीं होगी कि जेल से बाहर आते ही टोंग जियान को घूर कर देखा जाएगा। टोंग जियान के लिए, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, ये पता लगाना असंभव है कि कई लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। जाहिर है उन्हें काफी देर तक घूर कर देखा गया। टोन जियान की सबसे निकटतम चीज पुलिस लहर है। लगभग 3 या 4 लोग हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हुआन फैंग नहीं जानते। उनमें से और भी हैं। उनमें से 5 या 6 हैं। हुआन फैंग आखिरी है। हालांकि हुआन फैंग को जल्द ही उसके सामने मौजूद 5 या 6 लोगों ने खोज लिया। आखिरकार हुआन फैंग एक टैक्सी में है और टोन जियान से बहुत दूर नहीं हो सकता है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे स्ट्रेंज के रूप में खोजा गया था। क्या करें, ऐसा लगता है कि पीछे कोई है। उसके सामने वैन में एक आदमी ने हुआन फैंग की कार की ओर देखा और कहा। कार में बैठे अन्य लोगों ने भी पीछे मुड़कर देखा और उनमें से एक ने कहा, वो कोई भी हो, अगर वो हमारे व्यवसाय को तोड़ने की हिम्मत करता है तो उसे सामने पुलिस से मार डालो। जब किसी पुलिसकर्मी को मारने की बात आती है तो उनका चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। ये कुछ महत्वहीन बात कहने जैसा है, जबकि अन्य लोग जब उसे सुनते हैं तो उनके भाव अलग नहीं होते। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो कहा वो इन लोगों को ज्यादा चौंकाने वाला नहीं लगता। कार आगे बढ़ती रहती है। स्वाभाविक रूप से कार में बैठे हुआन फैंग को नहीं पता कि उसे घूरकर देखा गया है, लेकिन अगर उसे पता भी है तो उसे इसकी परवाह नहीं है। करीब आधे घंटे पहले सामने वाला लड़का रिजॉर्ट जैसी जगह पर रुका। हुआन फैंग ने अंदर देखा, जो विला क्षेत्र भी होना चाहिए। हालांकि गोपनीयता और सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। दरवाजे पर कुछ पूछताछ के बाद लड़का आराम से अंदर दाखिल हुआ। ये सच है कि अन्य लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कहने की जरूरत नहीं है, यह मालिक हुआन फैंग और उसके सामने कार में बैठे लोग नहीं हैं जो अंदर नहीं जा सकते। इसके बजाय टोंग जियान की पुलिस, जो उसका बारीकी से पीछा कर रही है, दिखाने के बाद भी अंदर नहीं जा सकती उनके प्रमाण पत्र, जो हुआन फैंग को आश्चर्यचकित करते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ का बॉस असामान्य है। हुआन फैंग ने आह भरी कि वो सीधे पुलिस को रोक सकते हैं। उसने जो भी बहाना बनाया, उससे पता चल गया कि यहाँ का बॉस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनमें बहुत आत्मविश्वास था। लेकिन काफी मेहनत के बाद भी पुलिस अंदर नहीं पहुंच सकी, इसलिए उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा और उनके पीछे वैन में मौजूद लोग भी चर्चा कर रहे थे। क्या करें, तेजी से दौड़ना? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अभी दिन का उजाला है। धिक्कार है, ये अमीर लोग वास्तव में इसका आनंद ले सकते हैं। वे किसी भी जगह में प्रवेश नहीं कर सकते जहां वे रहते हैं। हम बाहर इंतजार करेंगे। लड़के के बाहर निकलने के बाद उसे रोके और उसका सामान ले ले। अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन पुलिस से सावधान रहें। वे शायद लड़के के अभी बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही उन्हें एक विचार आया और उन्होंने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। सर, आपको उतरना है या नहीं? इस समय ड्राइवर हुआन फैंग से पूछने लगा। अगला, इतनी जल्दी क्या है? मूल रूप से हुआन फैंग ने कुछ देर के लिए कार का निरीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब ड्राइवर ने ऐसा कर लिया है तो उसका कार में रहने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल हुआन फैंग से आग्रह करने वाला ड्राइवर भी इस बात से डरता है कि हुआन फैंग किस तरह का खलनायक है। अब वो जो कर रहा है वो किसी चोर के मौके पर कदम रखने, दूसरे लोगों के विला और आसपास के माहौल को घूरने जैसा नहीं है। जाहिर तौर पर आसपास के माहौल को देख रहा है और कब शुरू करना है। हुआन फैंग के कार से उतरने के बाद उन्हें वैन में मौजूद लोगों ने देखा। हालांकि वे मूल रूप से हुआन फैंग के अस्तित्व को जानते थे, इसलिए वे हुआन फैंग की टैक्सी को घूर रहे थे, लेकिन सामने पुलिस ने हुआन फैंग को नहीं देखा। हुआन फैंग वैन को देखता है, फिर अपना सिर दूसरी दिशा में घुमाता है। जाहिर है ये लोग यहाँ इंतजार करने को तैयार है। हुआन फैंग की स्वयं ऐसा करने की योजना नहीं है। क्या वो अकेला है? लगता है चला गया है।
वैन में मौजूद लोगों ने हुआंग फैंग को देखा जो कोने में गायब हो रहा था। शायद ये सड़क के ठीक नीचे है, किसी ने अनुमान लगाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो या वह, हमारे लिए केवल एक ही लक्ष्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे कार्य में बाधा डालता है, हमें ये कार्य पूरा करना होगा। हाँ, सभी को कहना चाहिए। हुआंग फैंग सही जगह की तलाश में विला क्षेत्र के आंगन की दीवार के साथ साथ चला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे लोग अंदर जाना छोड़ देंगे, लेकिन बाहर प्रतीक्षा करेंगे। इन आंगन की दीवारें सामान्य दीवारों से काफी ऊंची है और कई जगहों पर निगरानी भी होती है। हालांकि हुआंग फैंग को नहीं देखा जा सकता है। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, फिर उसने उसे दीवार पर लगे मॉनिटर पर दे मारा, फिर वो धीरे से विला क्षेत्र में चला गया। उसी समय ये पाया गया कि विला के निगरानी कक्ष में एक निगरानी विफलता है। हालांकि जब हुआंग फैंग ने निगरानी तोड़ी तो यह उनकी दृष्टि में नहीं था, इसलिए इन लोगों को नहीं पता कि मॉनिटरिंग किसने तोड़ी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 393 दुर्घटना। जब निगरानी कक्ष के कर्मियों ने सुरक्षा गार्ड को टूटे हुए निगरानी कार्यालय में जाने की सूचना दी तो हुआंग फैंग विला क्षेत्र की सड़क पर चले गए थे और उनके आने में बहुत देर नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने टोंग जियान को देखा। ये सचमुच धूर्ततापूर्ण है। इस आलीशान विला को देखकर हुआंग फैंग ने भावुक होकर कहा कि यह विला टोंग कियानजुन से पहले वाले विला से ही बड़ा है। कौन सोच सकता था कि यहाँ कोई ऐसा विला होगा। हालांकि हुआंग फैंग के पास आह भरने के लिए ज्यादा समय नहीं था। विला के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसे निगरानी का मृत कोना मिला। इस विला क्षेत्र में मालिकों की सुरक्षा बहुत अच्छी है। हालांकि सिर्फ इस वजह से हुआंग फैंग बहुत अधिक समय खर्च किए बिना आसानी से निगरानी के मृत कोने को ढूंढ सकता है। जब हुआंग फैंग दूसरी मंजिल पर पहुंचे टोंग जियान उसी मंजिल पर थे। हालांकि जो कुछ ढूंढ रहा था उसे हुआंग फैंग नहीं मिला। असली नकदी है। टोंग जियान के आश्चर्य की आवाज शुरू हो गई। एक साधारण कमरे में उसे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई नकदी मिली। नकदी की मात्रा बहुत बड़ी थी, जिसे किसी दुर्घटना की स्थिति में टोंग कियानजुन ने छोड़ दिया था। वो जानता था कि दुर्घटना की स्थिति में उसका कार्ड फ्रीज कर दिया जाएगा। इस समय हाथ में पर्याप्त नकदी होना स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात थी। नकदी के बगल में लड़का ANN ये जानकर खुश हुआ कि अभी भी कई गहने, आभूषण, प्राचीन वस्तुएं आदि हैं। इन चीजों का मूल्य बिल्कुल भी कम नहीं है, जो न केवल उसके पैरों को ठीक करने के लिए पर्याप्त है, बल्कि उसके जीवन को भोजन और कब्रों से मुक्त करने के लिए भी पर्याप्त है। इस समय टोंग जियान अपने पिता को बचाना नहीं चाहता था, वास्तव में नहीं, लेकिन उसने सोचा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए इतनी सारी नकदी देखने के बाद उसने अपने बारे में सोचा, मेरे पास यहाँ एक खाता बही और एक रिकॉर्डिंग पेन कैसे हो सकता है। नकदी को देखकर प्रसन्न होकर लड़के एन को नकदी के पास कुछ चीजें भी मिली। हालांकि सामान्य रूप से देखने के बाद उनकी रुचि पूरी तरह से खत्म हो गई। वे चीजें उसके लिए नकदी जितनी आकर्षक नहीं है। हालांकि हुआंग फैंग की आंखें इस कमरे के बाहर उज्ज्वल है, खासकर उस खाते की किताब के बाहर। उसे पहले ही एक मिला था। क्या ये खाता बही पहले जैसी ही है? इसके अलावा ये खाता बही पिछले वाले से भी अधिक छिपा हुआ है। क्या ये पिछले वाले से अधिक महत्वपूर्ण है? हालांकि हुआंग फैंग ने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अंधेरे में छिप गया और टोंग जियान की हरकतों को देखना जारी रखा। ये देखकर कि टोंग जियान ने नकदी और प्राचीन वस्तुएं ले ली, उसने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया। बेशक टोंग कियानजुन ने अपने बेटे को पैसे लेने के लिए यहाँ आने के लिए नहीं कहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी हिसाब किताब और रिकॉर्डिंग पेन। उस वक्त उनके बगल में पुलिसकर्मी भी थे, इसलिए वह स्पष्ट नहीं बता सके। उन्हें बस यही आशा थी कि जब उनका बेटा इन चीजों को देखेगा तो उन्हें उनका मूल्य समझ आएगा। ऐसे में उन्हें होप के बाहर जाने की उम्मीद थी। ये सिर्फ इतना है कि वो स्पष्ट रूप से अपने बेटे की ओर देखता है। लड़के एन को ये चीजें मिली, लेकिन उसने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। देखने के बाद उसने उन्हें एक तरफ फेंक दिया और फिर वो पैसे इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया। हालांकि यहाँ नकदी में इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं हैं कि वो उन सभी को एक साथ नहीं ले सकता। सौभाग्य से वो सोचता है कि यहाँ पर्याप्त छिपाव है, बाकी बाद में धीरे धीरे लिया जा सकता है। जब उसने एक थैला पैसों से भर लिया तो वो कमरे से बाहर चला गया। वहाँ चीजें अभी भी वही थी, भले ही उन्हें साफ न किया गया हो। हुआंग फैंग कोने में छिप गया और तब तक दिखाई नहीं दिया जब तक कि लड़का विला से बाहर नहीं चला गया। वह कमरे में दाखिल हुआ और हिसाब किताब देखने लगा। बेशक खाता बही वही थी जो उसने पहले प्राप्त की थी, जिसमें कुछ उपहार देने की घटनाएं दर्ज थी। इस बार इसमें शामिल लोगों में प्रांत के कुछ लोग शामिल थे। हुआंग फैंग भयभीत था। बाद में उन्होंने जल्दबाजी में इसे क्रम में रखा और एक बही खाता हटा दिया गया। जहां तक रिकॉर्डिंग पेन की बात है, हुआंग फैंग ने उसे जाने नहीं दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का कियानजुन सचमुच पीछे रह सकता है। उन्होंने न सिर्फ ये बातें रिकॉर्ड की, बल्कि चुपचाप रिकॉर्डिंग भी छोड़ दी। ये साक्ष्य वास्तव में निर्णायक है। उसके बाद हुआंग फैंग जाने वाला था। हालांकि उन्होंने प्राचीन वस्तुओं, आभूषणों और नकदी को देखा। अंत में उसने कुछ प्राचीन वस्तुएं एकत्र की और उन्हें अपनी अंगूठी में रख लिया। इन चीजों को लड़के एन के पास छोड़े जाने की तुलना में उसके अपने हाथों में रखना बेहतर है। उन्हें उसकी पहले की परेशानियों के मुआवजे के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि उसने जाने से पहले खुद को सिखाया है। जहां तक नकदी की बात है, हुआंग फैंग ने कोई कदम नहीं उठाया। वो अब भी समझता था कि अगर टोंग जियान नहीं होता तो हुआंग फैंग प्राचीन वस्तुएं भी नहीं लेता। हालांकि उनके पास पैसों की कमी थी, उन्हें पैसे भी पसंद थे, लेकिन उस सज्जन को पैसे पाने का तरीका बहुत पसंद आया। उन्होंने कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को प्राथमिकता दी। जब हुआंग फैंग विला के दरवाजे से बाहर निकला तो उसे फिर से एक जगह मिली और वो दीवार के पार चला गया। अंदर आने की तुलना में बाहर जाने पर वो स्पष्ट रूप से अधिक आराम महसूस करता था। हालांकि वो फिर भी सामने के दरवाजे पर नहीं गया। हालांकि जब वो बाहर जाता था तो उसे जिरा करने की जरूरत नहीं होती थी। हुआंग फैंग उन मॉनिटरों में अपना चेहरा नहीं देखना चाहता था। जब हुआंग फैंग फिर से विला क्षेत्र के गेट पर आए तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास बहुत सारे लोग थे। हुआंग फैंग जल्दी से ऊपर चला गया। यदि उसे ठीक से याद नहीं है तो वो स्थान वही होना चाहिए था जहां पुलिस थी। अब जब कुछ हुआ है तो उसके मन में कई तरह के अनुमान हैं। दे दो। हुआंग फैंग ने भीड़ को एक तरफ धकेला और अंदर चला गया।
उसने कई लोगों को जमीन पर पड़े देखा, जिनमें वह पुलिसकर्मी भी शामिल था जिसे वह जानता था। आप कैसे हैं? हुआंग फेंग ने जल्दी से पूछा, फिर पीछे मुड़कर देखा, क्या किसी ने पुलिस को फोन किया? अलार्म भेज दिया गया है। पीछे से तुरंत प्रतिक्रिया हुई और पुलिसकर्मी स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग को जानता था। वह कुछ कहना चाहता था, हालांकि क्योंकि वह बहुत कमजोर था और उसकी आवाज बहुत धीमी थी, हुआंग फेंग उसके करीब आया और सुना, लड़के को पकड़ लिया गया था। हुआंग फेंग आश्चर्यचकित था। अप्रत्याशित रूप से इतने कम समय में लड़के एन को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हुआंग फेंग ने एक तरफ खड़े सुरक्षा गार्ड से कहानी जानने के लिए पूछा। इससे पहले पुलिस लड़के के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। लड़के को नहीं पता था कि विला के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए नकदी का एक बड़ा बैग लेकर वह खुशी खुशी विला से बाहर चला गया और पुलिस ने उसे घेर लिया। टॉम जियान उस समय भ्रमित था। उसने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब पुलिस टॉम जियान को कार में ले जाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि उसके बैग में क्या है, तो थोड़ी दूरी पर एक वैन दौड़ी और जिन लोगों के पास कोई तैयारी नहीं थी वे चपेट में आ गए। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 394 दया की भीख मांगना। जब तक ये पुलिसकर्मी प्रतिक्रिया करते हैं तब तक उनमें से कुछ को मार गिराया जा चुका होता है और दूसरे पक्ष का धीमा होने का जरा भी इरादा नहीं होता है। इसलिए जिन लोगों को उन्होंने नीचे गिराया उन्हें हल्की चोट नहीं लगी। अन्य लोग मूल रूप से विरोध करना चाहते थे। हालांकि कुछ लोग वैन से उतरे और उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, जिसे वे कहने से नहीं रोक सके। इन पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी पहचान बताने के बाद वे लोग न केवल रुकने का इरादा रखते हैं बल्कि और अधिक उग्र होकर लड़ते हैं। कुछ लोग खंजर का भी उपयोग करते हैं। हालांकि उन लोगों का अंतिम लक्ष्य बच्चों की सुरक्षा है और वे रातों की नींद से डरते हैं, इसलिए उनका इरादा यहाँ अधिक समय बर्बाद करने का नहीं है। इन पुलिस वालों को चोट पहुंचाने के बाद उन्होंने बच्चों को ब्रेड पर बिठा दिया और गाड़ी फर्राटा भरते हुए निकल गई। शुरू से अंत तक लड़का मूर्खता की स्थिति में है। वो नहीं जानता कि क्या हो रहा है और कैसे इतने सारे लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। और ये लोग मारपीट भी करते हैं। जब तक दूसरे पक्ष द्वारा उसे वैन पर खींच नहीं लिया जाता तब तक वो जाग जाता है और जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है। हालांकि उस समय आसपास दर्शक मौजूद थे। उनमें से अधिकांश ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की, लेकिन किसी ने भी लड़के को इतने सारे हत्यारों से बचाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए लड़के को उसकी अनिच्छा के बावजूद ले जाया गया। जब हुआंग फेंग को पता चला कि क्या हुआ, तो उसने भी गुप्त रूप से कहा कि वह लापरवाह था। हालांकि वह उन लोगों के अस्तित्व को पहले से जानता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने पागल होंगे। दिन में उसने पुलिस से लड़ने का साहस किया। अगर उन्होंने पहले ही पुलिस को याद दिला दिया होता तो शायद अब हालात ऐसे नहीं होते। हुआंग फेंग अब एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ समय की देरी की है। अब दूसरा पक्ष बहुत दूर चला गया है, इसलिए उसके पास पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। जल्द ही एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां आ गईं। इस बार हुआंग फेंग के पूर्व पुलिसकर्मी कियू के मुंह में जियो वांग ने टीम का नेतृत्व किया। मिस्टर हुआंग, आप यहाँ कैसे हैं? ये देखकर कि हुआंग फेंग भी वहां थे, अधिकारी वांग पहले तो चौंक गए और फिर विनम्रता से पूछा। वह एक विचारशील व्यक्ति थे। चूंकि उन्होंने निर्देशक कियू के साथ हुआंग फेंग की अंतरंगता देखी थी, उन्होंने सचेत रूप से हुआंग फेंग की पहचान की जांच की थी, लेकिन उन्होंने पाया कि हुआंग फेंग सिर्फ एक छोटा सुरक्षा गार्ड था और फिर उनकी एक छोटी सी फैक्ट्री थी। हालांकि वह उत्सुक था, हुआंग फेंग के पास अपनी फैक्ट्री क्यों है बेटा? मुझे अभी भी एक सुरक्षा गार्ड बनने की जरूरत है। लेकिन जाहिर है वह ये भी समझता है कि ये पहचान निर्देशक कियू को उसके साथ विशेष व्यवहार नहीं करवा सकती है। इसलिए अधिकारी वांग समझते हैं कि हुआंग फेंग की कुछ विशेष पहचान होनी चाहिए। इसलिए जब उन्होंने हुआंग फेंग को देखा तो वह बहुत विनम्र थे। मैं यहाँ से गुजरा और देखा कि पुलिस का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं वहीं रुक गया। हुआंग फेंग ने कहा कि बाई जियाओरो ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि आवश्यक ना हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य के रूप में बहुत से लोगों को अपनी पहचान न बताएं। इससे उसे बहुत फायदा नहीं होगा और केवल तभी जब उसे अपनी पहचान दिखाने की जरूरत होगी। अधिकारी वांग हुआंग फेंग की बातों पर विश्वास नहीं करते। हालांकि उनका इरादा सवाल पूछने का नहीं था। जब उन हत्यारों ने उन्हें मारा तो उनका इरादा छुपाने का नहीं था। इसलिए घायल पुलिसकर्मियों ने उन लोगों का हुलिया देख लिया। उन लोगों में स्पष्ट रूप से हुआंग फेंग शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें हुआंग फेंग पर संदेह नहीं हुआ। हुआंग फेंग के साथ मेरी संक्षिप्त बातचीत हुई। आसपास के गवाहों की कुछ गवाही की जांच करने के बाद अधिकारी वांग लोगों के साथ चले गए। फिर हुआंग फेंग भी यहां से चले गए। हुआंग फेंग ने इस बार पहली बार निर्देशक कियू से संपर्क नहीं किया और अपनी अकाउंट बुक और रिकॉर्डिंग पेन सौंप दिया। हालांकि वह निर्देशक कियू पर विश्वास करने को तैयार थे, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं होगी यदि उसकी दृष्टि चली गई तो। इसलिए हुआंग फेंग ने अंतिम खाता बही समीक्षा को देखने की योजना बनाई है और फिर तय किया है कि खाता बही और रिकॉर्डिंग पेन सौंपना है या नहीं। क्या मैंने आपसे यहाँ सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए नहीं कहा? आपके लिए बाहर भागना और अकेले खेलना बेहतर है। जब हुआंग फेंग तियानजियाओ समूह के प्रमुख स्टो में लौटे तो उन्होंने जी मिंगजियाओ को उनका इंतजार करते देखा। इस समय उसे क्रोधित देखकर यह स्पष्ट था कि उसे कोई आलसी और बुरे मूड में लग रहा था। मैं सुरक्षा सुविधाओं को देखने के लिए बस दूसरे स्टो में गया था। हुआंग फेंग का चेहरा लाल नहीं है और वह उछलता नहीं है। वह सिर्फ बकवास कर रहा है। वह दुकान की हर चीज कैसे देख सकता है? जाहिर है कि जी मिंगजियाओ भी यह बात समझती है, इसलिए उसके चेहरे पर गुस्सा भारी है। हालांकि जब वह गुस्सा होने के लिए तैयार थी, भाई वांग हुआंग फेंग को सूचित करने आए कि चीजें स्थापित कर दी गई हैं और उन्हें देखने दे। हुआंग फेंग ने जी मिंगजियाओ के बदसूरत चेहरे की परवाह नहीं की और जल्दी से वहां से चला गया। राष्ट्रपति जेड के साथ क्या मामला है? पता नहीं क्या हुआ। वांग भाई ने जी मिंगजियाओ के चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखी। चुपचाप हुआंग फेंग से पूछा। मुझे नहीं पता, शायद यह मेरी चाची है। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे नहीं लगता कि वह सही दिखती है। मिस्टर जी वास्तव में काफी अच्छे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें निरीक्षण के लिए यहाँ आना होगा।
भाई वांग ने चेहरे पर प्रशंसा के साथ कहा कि अगर वह आना चाहते तो इतने बड़े बॉस को आराम मिलता, लेकिन जी मिंगजियाओ अभी भी व्यस्त थे। हुआंग फैंग ने अपने चेहरे पर गंभीरता से सिर हिलाया। जी हमेशा हमारा मॉडल है। पीछे जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग और उसके पति के बीच की बातचीत नहीं सुनी, अन्यथा वो गुस्से में थी और हुआंग फैंग और भाई वांग को सीधे निकाल दिया। भाई वांग और कई अन्य सुरक्षा गार्ड स्पष्ट रूप से इन चीजों में अनुभवी हैं। कम से कम उनकी उपलब्धियों को देखने के बाद हुआंग फैंग बहुत संतुष्ट है। वो उन्हें बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता है और स्वाभाविक रूप से कोई सुझाव नहीं दे सकता है। ये स्पष्ट है कि जी मिंगजियाओ के पास बहुत सारी चीजें हैं और वो हुआंग फैंग पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए जब हुआंग फैंग और भाई वांग बाहर आए तो वह जा चुकी थी। हुआंग फैंग को भी राहत मिली है। हालांकि वह जी मिंगजियाओ को मूर्ख बना सकती है, लेकिन दूसरों द्वारा पकड़े जाने का एहसास करना आसान नहीं है। बेशक जी मिंगजियाओ अकेले नहीं थे जो इस समय गुस्से में थे। हुआंग फैंग के सामने वैन में मौजूद कई लोग भी इस समय गुस्से में थे। लड़के को वैन में ले जाने के बाद उन्होंने उसके पूरे शरीर और उसके बैग की तलाशी ली। नहीं, यहां भी नहीं। हालांकि जब लोगों ने उसके पूरे शरीर और बड़े बैग की तलाशी ली तो उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। नकदी के धक्के के अलावा एएनएन के शरीर पर और कुछ नहीं था। कहो, बही खाता कहाँ है? उनमें से एक ने लड़के अंजी पर खंजर रखा और पूछा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हालांकि लड़का एन दूसरे पक्ष से डर गया और दया की गुहार लगाई। मेरे पास खाता बही नहीं है, मेरे पास केवल वे पैसे हैं। मुझे मत मारो, मैं उन्हें तुम्हें दे सकता हूँ। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 395 सहायता। हालांकि टोन जियान के शब्दों ने इन लोगों को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने पैसे देख लिए थे, लेकिन कुछ समय तक उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन अब जब उन्होंने टोन जियान की बातें सुनी तो वे दंग रह गए और उनकी आंखें चमक उठी। हाँ, यद्यपि आप और अन्य लोग खाता बही की तलाश में आते हैं, क्या खाता बही की तलाश में कुछ पैसे हड़प लेना बेहतर है? क्या ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है कि मैं दूसरों से ऐसा करवाने के लिए इतना उतावला रहता हूँ? बकवास बंद करो, हमें आपके पैसे की जरूरत है और हमें उस बही की जरूरत है। वैन में मौजूद लोगों में से एक ने कहा। जाहिर है, हालांकि उसने पैसे देखे हैं, वह अपने मामलों को नहीं भूला है। वास्तव में मेरे पास कोई खाता बही नहीं है, कृपया मुझे जाने दें। टोन जियान के आंसू और छींकें दया की भीख मांग रही थी। उसने बस इन लोगों को अपनी आंखों से देखा था और सीधे पुलिस के पास पहुंच गया। ये लोग क्रूर लोग हैं। क्या वह डर नहीं सकता? आप ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना? मुझे कॉल करें। एक आदेश पर टोन जियान पर मुके की बारिश हुई। टोन जियान के लिए वे बिल्कुल भी विनम्र नहीं होंगे। तो कुछ समय पहले टोन जियान पूरी तरह से घायल हो गया था। पिछली बार उसे कैतियान और अन्य लोगों ने पीटा था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अब इन लोगों ने उसे फिर से पीटा है। टोन जियान का दिल इतना दुखी है कि वह रोता है। लड़ना बंद करो, मैंने कहा। टोन जियान ने रोते हुए कहा। क्या आप पहले नहीं जान सकते थे कि सम्मानित कैसे किया जाता है? उनमें से एक ने लड़के के कपड़ों पर हाथ रगड़ा। ये देखकर कि भीड़ वास्तव में रुक गई, लड़के एन ने डरते हुए कहा, वास्तव में मेरे पास वो हिसाब किताब नहीं है जो आपने कहा था। ये देखकर कि वे लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं, लियान लड़का चिल्लाने के लिए दौड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि खाता बही कहाँ है। लड़के एन को सुनो, बाकी मुठ्ठियां बंद है। फिर वो पूछता है, कहाँ है? उस विला में। मैंने इसे पहले देखा था, लेकिन मैंने इसे नहीं लिया। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई खाता बही नहीं है, टोन जियान ने कहा। लोगों ने अभी अभी उसकी खोज की है, इसलिए वे जानते हैं कि टोन जियान ने झूठ नहीं बोला। हालांकि जब चीजें विला में हो तो ये भी एक परेशानी है। नेताजी के माथे पर शिकन आ गई है। सबसे पहले विला की सुरक्षा अच्छी है। आज उन्होंने दरवाजे पर पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस वहां मार्शल लॉ जरूर लागू करेगी। इसके अलावा उनके टोन जियान के निवास पर जाने और खाता बही खोजने की संभावना है, इसलिए उनके लिए उन खाता बहियों को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। मुझे शाम तक इंतजार करना होगा। यह दिन में नहीं किया जा सकता, इसलिए लोग केवल रात में ही जा सकते हैं। मुझे आशा है कि वे पुलिसकर्मी इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये सोचकर नेता लड़के को जोर से लात मारता है। यह आदमी सिर्फ पैसे ही क्यों लेता है, हिसाब किताब क्यों नहीं लेता? अन्यथा उसे इतनी सारी परेशानियां कैसे हो सकती हैं? लेकिन सोचने में बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। तुम्हें पता है कि वे कहाँ हैं? क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? टोन जियान से ध्यान से पूछा। क्या तुम जाना चाहते हो? मेरे साथ ईमानदार रहो, नेता ने कहा, बहुत क्रोधित नहीं। जब वह शांत हुआ तो लड़के का चेहरा मृत था। दोपहर में हुआंग फैंग ने फिर से कंपनी नहीं छोड़ी। जी मिंगजियाओ ने उसके लिए कुछ और करने की व्यवस्था नहीं की। वह ऑफिस में अकेले प्रैक्टिस करके भी खुश थे। दूसरे शब्दों में, दो महिलाओं बाय जियाओर और क्यू निंगशुन के प्रयासों ने वास्तव में हुआंग फैंग को उत्तेजित किया। अब दोनों महिलाओं की सबसे बड़ी रुचि अभ्यास करने में है। हुआंग फैंग की तुलना में हर दिन अभ्यास करने के लिए अधिक समय होता है, इसलिए हुआंग फैंग के पास समय मिलते ही अभ्यास करेंगे। हालांकि हुआंग फैंग को इस बात की चिंता नहीं है कि दो लोग उससे आगे निकल जाएंगे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह दो लोगों के सामने अभ्यास करता है। इसके अलावा उनके हाथ में जैड बुद्धा है जो साधना की गति को बढ़ा सकता है। साथ ही वह एक ही समय में आंतरिक शक्ति और जादू का भी अभ्यास करता है। अतः ऊर्जा संचय करने की गति उन दोनों की तुलना में तेज होनी चाहिए। हालांकि हुआंग फैंग के लिए एकमात्र अफसोस यह है कि अब तक उसने ज्यादा जादू नहीं सीखा है। उपयोग किए जा सकने वाले अस्थायी निषिद्ध मंत्र के अलावा अन्य बुनियादी जादू शक्तिशाली नहीं है। भले ही उसने अपने लिए कई लोगों के ब्लेड मारे हों, लेकिन उनका उपयोग करते समय कई प्रतिबंध होते हैं। निस्संदेह यदि वह लोगों को चोट पहुंचाने के बजाय उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है, यदि आप लोगों को मारते हैं तो इन बुनियादी जादू का उपयोग करना अभी भी बहुत आसान है।
आखिरकार अंतराल का समय बहुत कम होता है और हर बार खाया जाने वाला जादू बहुत कम होता है और इसमें छिपा भी होता है जो उसे लंबे समय तक लड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। हुआन फेंग की साधना में एक और बाधा लिंगो का सूक्ष्म कदम है। हुआन फेंग ने बिना किसी दबाव के उत्तरी नरक जादू कौशल सीखा है। वो सिर्फ विशिष्ट उपयोग की प्रतीक्षा करता है, लेकिन लिंगो का सूक्ष्म कदम। हुआन फेंग अब तक उन घने पैरों के निशानों को याद नहीं कर पाए हैं। जब वह उन पैरों के निशान देखता है तो उसके सिर में दर्द होता है, जिसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है। सौभाग्य से हुआन फेंग के पास अब एक छाया लबादा है जो उसे लिंगो के माइक्रो स्टेप्स सीखने के लिए कम उत्सुक बनाता है। कई मामलों में छाया लबादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। जब हुआन फेंग अभ्यास कर रहे थे तो उन्हें निर्देशक क्यू का भी फोन आया, जो हुआन फेंग की अपेक्षा से परे नहीं था। आखिरकार उस समय पुलिस को पता था कि हुआन फेंग मौजूद था और हुआन फेंग उन्हें बेवकूफ बना सकता था, लेकिन निर्देशक क्यू ने इसे स्पष्ट कर दिया होगा। हालांकि हुआन फेंग ने सिर्फ इतना कहा कि वह टोन जियान का अनुसरण कर रहा था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें हिसाब किताब मिल गया है। साथ ही उन्होंने पिछले हिसाब किताब के बारे में भी पूछा। फोन पर क्यू हॉल स्पष्ट रूप से थका हुआ था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। हालांकि शुरुआत में उन्हें पता था कि इस मामले को संभालने में बड़ी कठिनाइयां होंगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही एक बैकअप भी ढूंढ लिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब उन्होंने वास्तव में इसे संभाला तो उन्हें उनकी कल्पना से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों को उसने बुलाया था उन्होंने उसकी पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया और अब तक नाजियांगजू नंबर 1 को जाने नहीं दिया है। उस हिसाब किताब के बावजूद भी वह इससे इनकार करता है। इसके अलावा प्रांत का दबाव हमेशा रहा है। थोड़े ही समय में उन्हें 2 बार बात करने के लिए बुलाया जा चुका है। हालांकि दूसरे पक्ष ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझा जा सकता है। हुआन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि लोहे के केस जैसा दिखने वाला केस करना इतना कठिन होगा। हालांकि केवल खाता बही रखना ही उपयोगी है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह दूसरे पक्ष को सजा नहीं दे सकते। हालांकि अगर कोई रिकॉर्डिंग पेन है तो यह वैसा नहीं है। हुआन फेंग इस बात को लेकर भी झिझक रहे हैं कि रिकॉर्डिंग पेन को निर्देशक क्यू को स्थानांतरित किया जाए या नहीं। हालांकि जल्द ही उसे इतना उलझने की जरूरत नहीं है। दबाव साझा करने के लिए निदेशक क्यू ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के नेताओं से संपर्क किया। इस मामले में मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लोगों ने हस्तक्षेप किया था, इसलिए निदेशक क्यू को उम्मीद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो हस्तक्षेप करना जारी रख सकता है। तेज जेड बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 396 सार्वजनिक शत्रु। तुम्हारा मतलब है कि मैं कल इसमें शामिल होने जा रहा हूँ। हुआन फेंग फोन पर है। वह आश्चर्य से बाई जियाओजुडो से पूछता है। ठीक है, निर्देशक क्यू ने निर्देशक रोन को सुझाव दिया कि हमें कुछ दबाव साझा करना चाहिए। बाई जियाओरो ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो की स्वतंत्रता बहुत मजबूत है। अगर प्रांतीय नेता सीधे तौर पर उन्हें कुछ करने का आदेश देना चाहे तो भी इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, मैं समझा। हुआन फेंग ने सोचा कि उसकी नाजी में अभी भी एक खाता बही और एक रिकॉर्डिंग पेन है। उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अब उसे इसे तुरंत सौंपने की जरूरत नहीं थी। उस समय वह मामले की प्रगति के अनुसार निर्णय लेंगे। बाई जियाओरो को फोन काटने में देर नहीं लगी। हुआन फेंग का फोन फिर से बजा। इस बार क्यू निंगशुंग ने फोन किया। हुआन फेंग, आप शाम की पार्टी के बारे में नहीं भूले हैं। फोन के दूसरे छोर से क्यू निंगशुंग की सुखद आवाज आई। क्यू निंगशुंग को डर था कि हुआन फेंग आज शाम की पार्टी के बारे में भूल जाएंगे। साथ ही उन्हें डर था कि हुआन फेंग को कुछ करना होगा। समय नहीं था, इसलिए उसने उसे याद दिलाने और पुष्टि करने के लिए हुआन फेंग को फोन किया। बेशक मैं नहीं भूला, मैं काम के बाद वहां रहूंगा। हुआन फेंग ने कहा कि आज रात उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उन्हें पार्टी में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कल रात क्यू निंगशुंग से वादा किया था। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में ले लूंगा। क्यू निंगशुंग ने खुशी से कहा कि वह जानती थी कि हुआन फेंग के पास कार नहीं है, इसलिए उसने हुआन फेंग को लेने की योजना बनाई। हुआन फेंग ने नियुक्ति नहीं तोड़ी। वह बहुत खुश थी। वास्तव में आज रात की पार्टी हर किसी के लिए विपरीत लिंग के साथी को लाने के लिए नहीं है। आखिरकार यह उनके सकल की ही एक पार्टी है। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी गर्लफ्रेंड और सहेलियां आमतौर पर उसके प्रेमी का परिचय कराती हैं और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिससे उसे बोरियत महसूस होती है क्योंकि वह उन लोगों के लिए बिल्कुल भी महसूस नहीं करती है। इसलिए मैं बस ये रवैया दिखाना चाहती हूँ कि मेरा एक प्रेमी है और अन्य लोग उसे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हुआन फेंग ने एक बार फिर ढाल के रूप में काम किया। बेशक अगर क्यू निंगशुंग को हुआन फेंग पसंद नहीं था तो वह हुआन फेंग को ढाल नहीं बनने देती। भले ही वह परेशान ना हो, फिर भी वह किसी को अपना प्रेमी बनाने के लिए तैयार नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें काम के बाद मिलूंगा। हुआन फेंग का कोई प्रभाव नहीं है। उसके पास कार नहीं थी, भले ही वह क्यू निंगशुंग को लेना चाहता था। काम के बाद हुआन फेंग कंपनी के दरवाजे पर था और उसने क्यू निंगशुंग को देखा। हालांकि इस समय उसने सलीके से कपड़े पहने हुए थे और वह बहुत सुंदर थी। इस समय उसने शहर में गिरने का रवैया भी दिखाया। पास से गुजर रहे तियानजियाओ समूह के कर्मचारी उसकी ओर ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। बात सिर्फ इतनी है कि उसे देखने का अर्थ स्पष्ट रूप से इतना एक समान नहीं है। पुरुष उसके चेहरे से आकर्षित होता है और उसकी आंखें अधिकतर आकर्षक होती हैं, इसलिए वह लगभग अपनी आंखें उस पर चिपका लेता है। जहां तक तियानजियाओ समूह की महिला कर्मचारियों की बात है, उनकी आंखें इतनी मिलनसार नहीं है और अगर वे इसे छिपाना नहीं जानती हैं तो वे अपनी आंखों से ईर्ष्या की झलक देख सकती हैं। तुम्हारे पास बहुत हलचल है। हुआन फेंग कड़वाहट से मुस्कुराए और कार पर चढ़ गए। क्यू निंगशुंग ने अपने आसपास के कर्मचारियों को न केवल अपनी उपस्थिति के कारण आकर्षित किया, बल्कि इसलिए भी कि वह इस समय एक खुली शीर्ष स्पोर्ट्स कार में बैठी थी। ऐसी सफेद और समृद्ध सुंदरता ने स्वाभाविक रूप से लोगों की आंखों को आकर्षित किया। क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है?
कियू निंगशुंग ने कार स्टार्ट की और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जब हुआंग फैंग ने उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। कियू निंगशुंग बहुत संतुष्ट था और उसने कपड़े पहनने में अपना प्रयास बर्बाद नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं हमारी कंपनी के उन पुरुष कर्मचारियों की नजर में सार्वजनिक दुश्मन बन गया हूँ, हुआंग फैंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मैं मान सकता हूँ कि तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो, कियू निंगशुंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, हुआंग फैंग ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने कियू निंगशुंग को पहले भी कई बार देखा था। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और जानबूझकर कपड़े नहीं पहने थे। इसलिए आज जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो आश्चर्यचकित होने से बचना मुश्किल है। बेशक हुआंग फैंग ने इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन उनके आसपास कई सुंदरियां थीं। यहां तक कि एक बड़े स्टार ली बिंगयुन का भी उनके साथ घनिष्ठ संपर्क था। दूसरे शब्दों में, ली बिंगयुन कुछ समय के लिए दूर थी, जैसे कि वह फिर से आ रही हो, उसका विज्ञापन अभी तक शूट नहीं हुआ है और उसकी फैक्ट्री में पैसा नहीं है। अन्यथा कृपया उसे इसे शूट करने के लिए कहें, यह एक अच्छा विज्ञापन है। हुआंग फैंग के शब्दों को सुनने के बाद कियू निंगशुंग और अधिक शानदार ढंग से मुस्कुराए। हालांकि हुआंग फैंग और कियू निंगशुंग को पता नहीं चला। जब वे मजाक कर रहे थे और जा रहे थे तो कोई उनकी कार में बैठा और उन्हें जाते हुए देख रहा था। वे इतने करीब क्यों हैं? मुझे बहन यूमो को याद दिलाना है। अपनी कार में बैठकर टैंग ने मन ही मन बड़बड़ाया। अपना काम खत्म करने के बाद वह तियानजियाओ समूह में आए और सू यूमो और जी मिंगजियाओ के साथ वापस चली गई, लेकिन उसे दरवाजे पर यह दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। जब हुआंग फैंग और कियू निंगशुंग ने एक साथ डिनर किया तो वह और सू यूमो एक दूसरे से मिले। उस समय उन्होंने सोचा कि हुआंग फैंग और कियू निंगशुंग साधारण दोस्त थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये रिश्ता इतना सामान्य नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? जब हुआंग फैंग ने कियू निंगशुंग की कार देखी तो ऐसा लगा कि यह कोई खुशहाल जगह नहीं, बल्कि शहर का एक शहर है। वह हैरान था। तुम्हारे तैयार होने में अभी भी समय है, कियू निंगशुंग ने कहा। क्यों? मुझे डर है कि मैं ऐसा हूं। क्या आप चेहरा खो देंगे? हुआंग फैंग ने हल्के से कहा। बिल्कुल नहीं, हुआंग फैंग के गुस्से से डरते हुए कियू निंगशुंग ने तुरंत कहा, मैं नहीं चाहता कि वे लोग आपको तुच्छ समझें। आप जानते हैं, वे अक्सर लोगों को उनकी शक्ल से आंकते हैं। कियू निंगशुंग सही है, उनके शकल में दूसरी पीढ़ी के सभी लोग हैं। बुजुर्ग या तो अमीर होते हैं या शक्तिशाली। स्वाभाविक रूप से दूसरी पीढ़ी के कपड़े बहुत खराब नहीं होंगे। इसके अलावा वे अक्सर इस व्यक्ति को उसके कपड़ों से ही आंकते हैं। कियू निंगशुंग को डर है कि वे लोग हुआंग फैंग को कुछ बुरा कहेंगे। आज हुआंग फैंग खुद से है, वह नहीं चाहती थी कि हुआंग फैंग परेशान हो। ये ठीक है, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि वे क्या कहते हैं। हुआंग फैंग ने कहा कि वह ये भी जानता था कि वह कियू निंगशुंग को चाहता है। आज उसने जो पहना था वह उसके पिछले कपड़े थे, सू यूमो द्वारा भेजे गए कपड़े नहीं। उसने सू यूमो द्वारा भेजे गए कपड़े पहने हुए थे और एक अन्य लड़की के साथ पार्टी में गया था। हुआंग फैंग हमेशा थोड़ा असहज महसूस करते थे। अच्छा तुम सुनो, ये देखकर कि हुआंग फैंग नाराज नहीं थे, कियू निंगशुंग ने भी राहत की सांस ली और जाने के लिए तैयार हो गए। उसने सोचा कि अगर हुआंग फैंग खुश नहीं है और जाना चाहता है तो वह उसके साथ जाएगा। तब कियू निंगशुंग ने अपने दिल में खुद को तुच्छ जाना, जिसका हुआंग फैंग से कोई लेना देना नहीं था। वह वास्तव में अपनी भावनाओं की बहुत परवाह करता था। यदि भविष्य में कुछ होता तो क्या वह उसके खाने से मर नहीं जाता? ये खत्म हो गया कियू निंगशुंग, ये खत्म हो गया। कियू निंगशुंग अपने दिल में रोया। तेज जेड बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 397 वायु पार्टी का स्थान कियू निंगशुंग का अर्थ है एक निजी विला में है और विला पार्टी आयोजित करने वाला है। ओह, आप यहाँ एक ऑटो शो करने जा रहे हैं। जब हुआंग फैंग कियू निंगशुंग की कार में गंतव्य पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विला के गेट पर कई कारें खड़ी थी, जिनमें से सभी स्पोर्ट्स कारें थी। इसके अलावा भले ही हुआंग फैंग को कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यहाँ हर कार सस्ती नहीं है। ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे कई लोग हैं जो नहीं आए हैं। कियू निंगशुंग ने कार से बाहर निकलते हुए लापरवाही से कहा, जानबूझकर दिखावा नहीं कर रही थी, बल्कि उसने पहले भी कुछ पार्टियों में भाग लिया था, जो बहुत आम है। आप कौन हैं और किस प्रकार के घेरे में हैं? हुआंग फैंग ने कहा कि कियू निंगशुंग का शकल स्पष्ट रूप से किंग प्रांत में शीर्ष दूसरी पीढ़ी के शकल में से एक है। यदि टोंग जियांग के साथ कुछ भी गलत नहीं है तो उसे ऐसी पार्टी का नियमित अतिथि होना चाहिए। बेशक अब उनके पास ऐसी किसी पार्टी में शामिल होने का कोई मौका नहीं है, भले ही उन्हें लगे कि ये लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। ठंड, आप भी यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि कै तियांग का चेहरा काफी बड़ा है। जब कियू निंगशुंग ने हुआंग फैंग से कुछ कहना चाहा तो अचानक आश्चर्य की आवाज आई। हुआंग फैंग और कियू निंगशुंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक और लाल सुपर रन है। उस पर चश्मा लगाए एक लड़की बैठी है। हालांकि वे उसका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, फिर भी वे बहुत सुंदर महसूस करते हैं। हालांकि कियू निंगशुंग की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है। इसके अलावा उस पर स्पष्ट रूप से बेहतर सांस हुआंग फैंग को परेशान कर देती है। हालांकि उसने तुरंत सोचा कि वह एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उन्हें इस बात की परवाह क्यों है कि दूसरे लोग कैसे हैं। आज मेरे पास बस समय था, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ खेलने आ गया, कियू निंगशुंग ने हल्के से कहा, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया कि वह कितना खुश था। यहां तक कि हुआंग फैंग, जिन्हें उसके बारे में कुछ जानकारी थी, को भी उसके रूप से घृणा और अवमानना महसूस हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह लड़की ऐसा कहेगी। कियू निंगशुंग शायद ही कभी ऐसी पार्टी में शामिल होते हैं। वह अकेले ही अपने कौशल का अभ्यास करना पसंद करेगी, लेकिन उन्हें ऐसी पार्टी में जाना पसंद नहीं है। बेशक उसके भी दोस्त और गर्लफ्रेंड हैं, उन्हें ऐसी पाखंडी पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या यह आपका दोस्त है? लड़की कार से बाहर निकली और आंखों में कुछ जिज्ञासा के साथ हुआंग फैंग की ओर देखा। उसने उसका सिर और पूंछ देखी। मैं नहीं देख सकती कि उसने किस मालिक के कपड़े पहने हैं। ये कहना नहीं है। हालांकि उसके चेहरे पर काफी तिरस्कार झलक रहा है।
जाहिर है उसने इसे देखा है, बस जानबूझकर हुआंग फैंग और उसके 2 लोगों पर दौड़ रही थी। हेलो, मैं फ्रॉस्ट का दोस्त हूँ। हुआंग फैंग का चेहरा अपरिवर्तित रहा और कहा, जहां तक मेरे कपड़ों की बात है, ये किसी मालिक का हाथ नहीं है, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप उन्हें पहचानते हैं। हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुन का उन दोनों से परिचय नहीं कराया। वह जानता था कि इस महिला और उसके बीच संबंध सामान्य या खराब भी थे, इसलिए हुआंग फैंग ने अपना नाम नहीं बताया। यह एक स्थानीय स्टॉल है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लड़की ने कहा। फिर उसने क्यू निंगशुन की ओर देखा और कहा, निंगशुन, आपको ये शौक कैसा लगता है और आप इस तरह के कपड़े कैसे पहनते हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि मेरा दोस्त जो पहनना पसंद करता है उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। क्यू निंगशुन ने उस पर एक नजर डाली और कहा। उसके बाद उसने हुआंग फैंग की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा बहुत नम था। ये जल्दी नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। कुआं। इसके बाद वे विला गए। जहां तक महिला की बात है, उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे पीछे छोड़ दिया। हुआंग फैंग के 2 लोगों को खुद को नजरअंदाज करते देख लड़की का चेहरा लाल और सफेद हो जाएगा, जैसे उसका चेहरा बदल रहा हो और उसका दिल दुर्भावनापूर्ण विचारों से भरा है। क्यू निंगशुन, तुम बदबूदार बाओ बेटा, आमतौर पर इतने सारे पुरुष तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम कर सकते हो, मैं इसे नहीं देख सका। मुझे लगा कि आपकी दृष्टि इतनी ऊंची है। अब आपको कूड़े के ढेर से एक आदमी मिल गया है। यह एक वास्तविक दृष्टि है। फिर उसने पार्टी के बारे में सोचा, लेकिन ऐसे कई पुरुष थे जो क्यू निंगशुन में रुचि रखते थे। हालांकि सामान्य समय में ऐसी बातें उसे परेशान करती थी, क्योंकि वह नहीं सोचती थी कि वह क्यू निंगशुन से भी बदतर है, लेकिन आज वह अच्छे मूड में थी। जब उन लोगों ने क्यू निंगशुन के दोस्त को देखा तो उन्हें नहीं पता था कि वे क्या सोचेंगे, इसलिए वे बहुत व्यस्त होंगे। ये सोचकर उसने नाटक देखने का मन बनाया और जल्दी से विला में चली गई। वह अगला अच्छा खेल छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे क्षमा करें, वह महिला ऐसी ही है, उसके साथ मत रहो, क्यू निंगशुन ने चलते समय हुआंग फैंग से माफी मांगते हुए कहा। ये ठीक है, उसका मुंह उस पर है, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में क्या कहती है। हुआंग फैंग के चेहरे पर शांति थी और उसने कहा कि वह सच कह रहा है। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि महिला ने अभी क्या कहा। हुआंग फैंग की वर्तमान मानसिकता लंबे समय से बदल गई है। भंडारण बॉक्स मिलने से पहले वह बहुत आश्वस्त नहीं था। ऐसा व्यक्ति अक्सर दूसरे लोगों की राय की परवाह करता है। हालांकि स्टोरेज बॉक्स प्राप्त करने के बाद सब कुछ स्पष्ट रूप से बदल गया है। वह पहले की तरह असुरक्षित नहीं है। वह अलग होने के लिए अभिशप्त है। वह दूसरे लोगों की राय की परवाह कैसे कर सकता है? इसलिए महिला ने बस सोचा कि वह हुआंग फैंग का अपमान कर रही है, लेकिन हुआंग फैंग ने उसके शब्दों को हवा के झोंके के रूप में लिया और कुछ भी महसूस नहीं किया। बेहतर होगा कि आप नाराज न हो। वह महिला बहुत परेशान करने वाली है और मुझे भी वह पसंद नहीं है। क्यू निंगशुन ने कहा कि जब उसने हुआंग फैंग को देखा तो वह वास्तव में नाराज नहीं थी। वह राहत महसूस कर रही थी और जानती थी कि हुआंग फैंग ने पहले कपड़े नहीं खरीदे थे। वह वास्तव में अन्य लोगों की राय की परवाह नहीं करता था। ठीक है, मैं देखता हूँ, हुआंग ने कहा। यह स्पष्ट है कि आपने लोगों को मुझसे नहीं मिलवाया। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या जानते हैं? क्यू निंगशुन ने कहा कि उनके चेहरे पर अभी भी स्पष्ट घृणा थी। फ्रॉस्ट, क्या आप यहाँ हैं? मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आपने कहा था कि आप आ रहे हैं। मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी। जब हुआंग फैंग और उनकी पत्नी अंदर आए तो एक और महिला की आवाज गूंजी। हालांकि इस बार आवाज में कुछ खुशी झलक रही थी। फिर हुआंग फैंग ने एक लड़की को देखा जो बहुत अच्छी दिख रही थी और उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। फिर उसने सीधे क्यू निंगशुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, यह सही है। अधिक बाहर जाओ और तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहो। काम मत करो और हर दिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करो। ये बहुत उबाऊ है। ज़ियाओक्सुआन, तुम्हारे आने में बहुत जल्दी है। क्यू निंगशुन ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, जो उस महिला को देखने से पहले की मुस्कान से बिल्कुल अलग थी। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ। इसके बाद दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बातचीत की। माहौल बहुत अच्छा था। तेज जेड। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 398 पहचान। जब तक हुआंग फैंग और उसकी पत्नी को बाहर दिखाई देने वाली लड़की अंदर नहीं आई और पास से गुजरी, तब तक वे ठंडी गुनगुनाहट के साथ जाग गए। हम्फ, लोमड़ी, वह लड़की जो क्यू निंगशुन के साथ खुशी से बातें कर रही थी, उसने पास से गुजर रही लड़की की ओर देखा और बड़बड़ाने लगी। हालांकि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उसकी बात नहीं सुनी और बिना रुके अंदर चला गया। ठीक है, तुम नहीं जानते कि वह कौन है, क्यू निंगशुन ने कहा। मैं उसका चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे कई लोग मुझे पसंद करते हैं, वैसे ही वे बदबूदार आदमी भी हैं। कोई तो उसकी तरफ देखेगा भी। लड़की ने ठहाका लगाया। लेकिन फिर उसे याद आया कि क्यू निंगशुन इस बार अकेले नहीं आया था, बल्कि यहाँ एक आदमी भी था। तभी हमले की सीमा बहुत व्यापक थी। माफ करें, मेरा मतलब आपसे नहीं था, लड़की ने जल्दी से हुआंग फैंग से कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं देख सकता हूं कि दूसरा पक्ष भी अनजाने में है, और हुआंग फैंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय क्यू निंगशुन प्रतिक्रिया करता है। उसने ज़ियाओक्सुआन के साथ इतनी मजेदार बातें की कि वह हुआंग फैंग को स्वीकार करना भूल गया। मुझे खेद है, मैंने जियो जुआन को कुछ समय से नहीं देखा है, लेकिन मैं भूल गया कि मैं कब खुश था। क्यू निंगशुन ने हुआंग फैंग से अजीब तरीके से कहा, चलो मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। क्यू निंगशुन के परिचय के माध्यम से हुआंग फैंग को भी पता है कि यह लड़की बहुत लंबी है, यहाँ तक कि कुछ प्यारी लड़कियां भी। वे उसके सबसे अच्छे दोस्तों और सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। वे एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। क्यू निंगशुन के कुछ दोस्त हैं। ज़ियाओक्सुआन नाम की यह लड़की उनमें से एक है। कंजीलिंग क्रीम, वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होगा। तुम काफी गहराई में छुपी हो। हुआंग फैंग की पहनने की समस्याओं के कारण ज़ियाओक्सुआन ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय उसने क्यू निंगशुन का मजाक उड़ाया।
बकवास, वह मेरा दोस्त है। क्यू निंगशुन गुप्त रूप से हुआन फैंग को देखता है और फुसफुसाता है। हुआन फैंग मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हैं। ऐसे में वह नहीं बता सकते। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह क्यू निंगशुन को क्रोधित कर सकता है। उसे लगता है कि उसे अपने रिश्ते से छुटकारा पाने की जल्दी है। निश्चित रूप से क्यू निंगशुन भी नाराज हो सकते हैं। उसे लगता है कि वह उसका फायदा उठा रहा है, इसलिए हुआन फैंग ने चुप रहने का फैसला किया। हुआन फैंग को यह नहीं पता था कि अगर उसने हाँ कहा तो क्यू निंगशुन शर्मिला होगा और क्रोधित नहीं होगा। दुर्भाग्य से हुआन फैंग दिमाग पढ़ने के कौशल को नहीं समझ पाए और क्यू निंगशुन के विचार को नहीं जानते थे। हॉल में प्रवेश करने के बाद इससे पहले कि वे कुछ कदम आगे बढ़ते, एक युवक आमने सामने आ गया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसे उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके अलावा हुआन फैंग अपनी आंखों से देख सकता था कि ये दिखने वाला स्वस्थ युवक वास्तव में बहुत कमजोर था। उसके पैर स्थिर नहीं थे और उसका शरीर अब शराब से खोखला हो जाना चाहिए था। क्या आप आ रहे हैं? ये बहुत अच्छा है। आपने मुझसे वादा किया था कि जब आप इस पार्टी में आए थे तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में आए थे। जब युवक पास आया तो उसने सीधे क्यू निंगशुन से कहा कि उसकी नजर हमेशा क्यू निंगशुन पर रहती थी। ऐसा लग रहा था कि हुआन फैंग और जियो हुआन नाम की लड़की का अस्तित्व ही नहीं था। अगर वह उस मासूम लड़की से मिलता तो उसे अपने चेहरे पर आकर्षण का एहसास होता। दुर्भाग्य से क्यू निंगशुन एक भोली लड़की नहीं है जो कुछ नहीं जानती। स्वाभाविक रूप से वह जानती है कि पुरुष उसके सामने अपने बारे में क्या सोचता है और वह किस तरह का व्यक्ति है, इसलिए उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहा जा सकता है कि उसने अपने सामने वाले आदमी से बचने के लिए आज रात हुआन फेंगलाई को बुलाया। बेशक हुआन फेंगलाई को कॉल करने के अन्य उद्देश्य हैं, यानी वह हुआन फेंग से अधिक संपर्क करने के अवसर ढूंढना चाहती है। आज रात बहुत सारे लोग आ रहे हैं। क्या तसाई शाओ मेहमानों का स्वागत करेगी? क्यू निंगशुन ने अपने चेहरे पर स्पष्ट उदासीनता के साथ कहा। क्यू निंगशुन के रवैये से ऐसा लग रहा था कि उस आदमी ने इसे नहीं देखा और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। निंगशुन, आप मेरे सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं। स्नेहपूर्ण पैसे की नजर ने हुआन फैंग के तीनों को लगभग उल्टी कर दी। हुआन फैंग को खुशी है कि उसने आने से पहले खाना नहीं खाया, अन्यथा वो पूरी तरह उल्टी कर देता। तो काई शाओ हमारा स्वागत नहीं करता, निष्क्रिय लोग। हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि जियाओक्सुआन, जो बहुत दयालु दिखता था, इस तरह दौड़ेगा। कैसे स्वागत है, सबका स्वागत है, कै तियान ने अजीब ढंग से कहा। कै शाओ को जाना चाहिए और दूसरों का अभिवादन करना चाहिए। मुझे डर है कि अगर आप हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो कई लोग खुश नहीं होंगे, क्यू निंगशुन ने कहा। और हुआन फैंग ने यह भी देखा कि जब से कै शाओ आया है कई लोगों ने उसे देखा है, जिसमें वह लड़की भी शामिल है जिससे वह और क्यू निंगशुन बाहर मिले थे। इस समय वह इस तरफ देख रही है और वह नहीं जानती कि वे किस तरह का दिमाग पकड़ रहे हैं। सियाई शाओ अभी भी क्यू निंगशुन के साथ रहना चाहता है। हालांकि वह आज मेजबान है, इसलिए उसे अभी भी अन्य लोगों, विशेष रूप से आज रात उच्च स्तर के कई मेहमानों का स्वागत करने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने कुछ अफसोस के साथ क्यू निंगशुन से कहा, आप पहले इसके साथ धीरे धीरे खेल सकते हैं। आपके अपने घर की तरह मैं जाऊंगा और दूसरों का स्वागत करूंगा। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह जाने के लिए तैयार था। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसकी नजर हुआन फैंग पर काफी देर तक टिकी रही। दरअसल जब वह यहाँ आए थे तो उन्होंने हुआन फैंग पर ध्यान दिया था। आखिरकार हुआन फैंग क्यू निंगशुन के साथ खड़ा था। इसके अलावा क्यू निंगशुन भी जानबूझकर या अनजाने में हुआन फैंग के करीब था। जब उसने क्यू निंगशुन के साथ बात की तो ऐसा लगता है कि वह हुआन फैंग के साथ निकट संपर्क को बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं करता है। और जिस कारण से उसने अभी हुआन फैंग की पहचान नहीं पूछी या हुआन फैंग से बात नहीं की, वह ये है कि वह जानबूझकर हुआन फैंग को फांसी देना चाहता था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआन फैंग इतना शांत था और उसके चेहरे पर कुछ भी गलत नहीं था। इसके अलावा क्यू निंगशुन का इरादा उसका परिचय कराने का नहीं था। आखिरकार कै तियान अपनी मदद नहीं कर सका। उसने अपनी हरकत रोक दी और हुआन फैंग को पूछते हुए देखा, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। ये कंजीलिंग का बॉयफ्रेंड है। उसका नाम हुआन फैंग और कै तियान है। तुम्हें कंजीलिंग का पीछा करने के लिए मर जाना चाहिए। उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। हुआन फैंग और क्यू निंगशुन ने अभी तक बात नहीं की है। उनके बगल में जियाओक्सुआन अधीर है। इससे भी अधिक वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। उसकी पहचान कैटियन से बदतर नहीं है, इसलिए वह एक दूसरे को अपमानित करने से नहीं डरती। इसके अलावा वह कैटियन को बहुत पसंद नहीं करती और नहीं चाहती कि उसका सबसे अच्छा दोस्त हर समय एक दूसरे से परेशान रहे। हुआन फैंग को अब क्यू निंगशुन की स्थिति और यहाँ उनके मिशन का एक सामान्य विचार है, इसलिए उसने अपनी नाक को छुआ, लेकिन उसने आपत्ति करने में जल्दबाजी नहीं की। तेज Z 399 मुझे काट रहा है। जियाओक्सुआन की बातें सुनकर कै तियान का चेहरा सचमुच बदल गया। हालांकि वह इसे नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हुआन फेंगसिन ने देखा कि उसका चेहरा बदसूरत हो गया है। हालांकि कै तियान मुस्कुराने में कामयाब रही। हालांकि यह बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उसने क्यू निंगशुन की ओर देखा और कहा, आप वास्तव में मजाक कर रहे हैं। यह आपका दोस्त है। जब कै तियान ने दोस्त शब्द कहा तो उसने अपना स्वर जोड़ा। फिर उसने क्यू निंगशुन की ओर देखा, जाहिर तौर पर उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। आप क्या सोचते हैं? यह आपका अपना व्यवसाय है। क्यू निंगशुन ने न तो इसे स्वीकार किया और न ही इससे इनकार किया। हालांकि जब उसने ये कहा तब भी वह हुआन फैंग के करीब थी और फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। यह बहुत स्पष्ट है। हुआन फैंग को अपने बाएं हाथ से ताकत महसूस हुई। जाहिर है क्यू निंगशुन को डर था कि वह उसके शब्दों को तोड़ देगा, इसलिए उसकी बाह को पकड़ना बहुत कठिन था, यहां तक कि थोड़ा अधिक कठिन भी। सियाई तियान का चेहरा और भी बदसूरत है, यहां तक कि वह ढक्कन अभी भूल गया और हुआन फैंग की नजर अमित्र थी। सौभाग्य से उसने अपना दिमाग नहीं खोया है। भले ही वह हुआन फैंग से बेहद नफरत करता है, लेकिन आखिरकार वह आज का स्वामी है।
वह हुआंग फैंग को बाहर निकालने में शर्मिंदा नहीं है, अन्यथा ये वह है जो शर्मिंदा है, वह नहीं ये हुआंग फैंग है। बेशक अगर हुआंग फैंग अपनी पहल पर जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो इसका उसके मालिक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कै तियान के मन में कुछ विचार हैं। आप मुझे दोष नहीं देते हैं ना? कै तियान को बुरा चेहरा लेकर जाते हुए देखकर कियू निंगशुन बहुत खुश है। हालांकि हुआंग फैंग के प्रति कै तियान की नजरें मैत्रीपूर्ण नहीं है। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने हुआंग फैंग को कुछ परेशानियां पैदा की है। क्या यह अब उपयोगी है? हुआंग फैंग ने जानबूझकर सपाट चेहरे के साथ कहा। कियू निंगशुन के चिंतित चेहरे को देखकर उन्होंने कहा, आपको मेरे नुकसान की भरपाई के लिए मुझे कुछ भोजन खिलाना चाहिए। ठीक, कोई समस्या नहीं। कियू निंगशुन तुरंत सहमत हो गए, यहाँ तक कि गुप्त रूप से खुश भी। हुआंग फैंग स्पष्ट रूप से नाराज नहीं थे और इस तरह उनके पास रात के खाने के लिए हुआंग फैंग को खोजने का एक कारण था। हेलो, मैंने तुम दोनों से कहा यहाँ एक बड़ा जीवित आदमी है। अच्छा, अपना प्यार दिखाओ और इतना स्पष्ट मत बनो। जियाओक्सुआन से कुछ असंतोष था। कियू निंगशुन जियाओक्सुआन को हराने के लिए शर्माता है, जबकि जियाओक्सुआन हंसता है। जाहिर है कियू निंगशुन सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वह वास्तव में असंतुष्ट नहीं थी। कियू निंगशुन अच्छे मूड में है और जियाओक्सुआन के साथ खेलना चाहता है। हालांकि हुआंग फैंग को पता चला कि घटनास्थल पर कई अमित्र आंखें थीं। विशेष रूप से कै तियान के कुछ छोटे दायरे में कुछ समय के लिए रुकने के बाद वे लोग और भी अधिक अमित्र हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कियू निंगशुन के कारण हुआंग फैंग यहाँ आता है। उसे दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं है। वह और वे एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। आज के बाद जरूरी नहीं कि वह उन्हें दोबारा देख सके। क्या आप उन लोगों की राय की परवाह करते हैं? हालांकि हुआंग फैंग ऐसा सोचते हैं, अन्य लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। फिर जब हुआंग फैंग, कियू निंगशुन और जियो हुआन अंदर चल रहे थे तो उनका कुछ और लोगों से आमना सामना हो गया। हुआंग फैंग ने पाया कि उनमें से कुछ तब भी लोकप्रिय थे जब वे सुंदर थे, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगा। कई लोग पहले ही सामने आ चुके थे। ठंड जम रही है। जियो जुवान, क्या आप यहाँ हैं? आप हाल ही में क्या कर रहे हैं? हालांकि वह कियू निंगशुन के साथ बात कर रहा था, उसने हुआंग फैंग को अधिक देखा। ये स्पष्ट है कि कियू निंगशुन इन लोगों के करीब या दूर नहीं है, उनमें कोई अत्यधिक उत्साह नहीं है या वे एक सामान्य परिचित की तरह दूसरे पक्ष को दूर कर देते हैं। ठंड जम रही है, क्या यह आपका दोस्त है? कोई परिचय नहीं। आदमी ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा। कियू निंगशुन के परिचय के बाद उस व्यक्ति ने अपना हाथ हुआंग फैंग की ओर बढ़ाया और कहा, हेलो, मेरा नाम किन जिफेंग है। मेरे पिता शहर के नेता हैं और उन्होंने मनोरंजन के लिए एक छोटा क्लब बनाया है। मुझे नहीं पता कि मिस्टर हुआंग क्या व्यवसाय करते हैं। किन जिफे की उत्तेजक आंखों को देखकर कियू निंगशुन की भौहें सिकुड़ गई। वह समझ गई कि दूसरे पक्ष का क्या मतलब है। एक हुआंग फैंग के निचले भाग का पता लगाना था और दूसरा स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग को अपमानित करना और अपनी क्षमता से लोगों पर अत्याचार करना था। आखिरकार इन नवयुवकों का आमतौर पर उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। वे कपड़े पहनने और मौज मस्ती करने में बहुत अच्छे होते हैं। हुआंग फैंग की कपड़ों की लाइन ने अचानक ऐसा कर दिया। कुछ लोग हुआंग फैंग को हेय दृष्टि से देखते हैं। आपको ये क्विंजीफेक पहले इतना कष्टप्रद क्यों नहीं लगा? कियू निंगशुन ने अपने दिल में पूछा। चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ किन जिफेंग को नहीं पता था कि कियू निंगशुन ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वह व्यवसाय में नहीं है, वह सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। जब हुआंग फैंग कुछ कहना चाहता था तभी उसके पीछे एक आवाज आई जिसने उसका परिचय पहले ही करा दिया था। जब हुआंग फैंग ने चारों ओर देखा तो उसने पाया कि वह जिस व्यक्ति से आया था वह बहुत बुरा था और फिर उसे राहत मिली। वह इतना बुरा हो चुका था कि उसने उसे पहले भी देखा था। दूसरे पक्ष ने भी टोंग जियांग की मदद की और उसे सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढ लिया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अपनी स्थिति जानता था। यह सिर्फ इतना है कि हुआंग फैंग को यहाँ एक दूसरे को देखने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि एक दूसरे की पहचान के बारे में सोचना इतना आश्चर्यजनक नहीं है। दूसरा पक्ष पहले लड़के के साथ स्थापित किया गया था, जाहिर है ये भी इस मंडली का सदस्य है। नहीं, क्या श्री हुआंग वास्तव में एक सुरक्षा गार्ड नहीं है? किन जिफेग ने अपने चेहरे पर आश्चर्यचकित कहा, लेकिन उसका चेहरा अधिक तिरस्कारपूर्ण था। इसके अलावा सुरक्षा शब्द पर उन्होंने इसे जानबूझकर जोर से कहा, जिससे उनके आसपास के कई लोगों ने उनकी बात सुन ली। हाँ, मैं एक सुरक्षा गार्ड हूँ। हुआंग फैंग का चेहरा बहुत शांत था और उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष के खराब प्रदर्शन ने उन्हें नाराज नहीं किया। वह तो बस जोकर का अभिनय देख रहा था। ठंड जमा रही है, तुम इतने सुरक्षा मित्र कैसे हो सकते हो? तुम्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। किन जिफेंग ने हुआंग फैंग की परवाह किए बिना कियू निंगशुन की ओर चिंतित होकर कहा। मैं जो भी दोस्त बनाऊं, तुम जो भी करो। कियू निंगशुन पहले उसके प्रति दयालु होने में सक्षम था, लेकिन अब उसके पास कोई अच्छा चेहरा नहीं है और उसके दिल में कोई एहसान नहीं है। किन जिफेंग को कियू निंगशुन की तरफ एक कील लग गई और वह शर्मिंदा हो गए। फिर उसने हुआंग फैंग पर निशाना साधा। क्या आपको नहीं लगता कि सुरक्षा गार्ड के रूप में यहाँ आना अनुचित है? यहाँ कौन लोग हैं, क्या आप जानते हैं? जाहिर है वह पहले ही हुआंग फैंग पर खुले तौर पर हंस चुका है। हालांकि कै तियान ने उनसे कहा है कि उन्हें हुआंग फैंग को अच्छी तरह से अपमानित करना चाहिए और उन्हें अपनी पहल पर जाने देना चाहिए। किन जिफेग, बहुत दूर मत जाओ, कियू निंगशुन ने किन जिफेग से कहा। हुआंग फैंग ने अपना हाथ लहराया जैसे कि उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे लगता है कि यह बहुत उपयुक्त है। क्या बात है, मुझे काटना स्वीकार मत करो। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 400 में परिचित हैं। तुम मुझे मत काटो। हुआंग फैंग के शब्द किन जिफेंग के कानों में चले गए, लेकिन उन्होंने उसे सीधे स्तब्ध कर दिया। जियो हुआन और कियू निंगशुन भी दंग रह गए। फिर वे हंसे। तुम किन जिफेग शर्मा रहा है। हुआंग फैंग को देखकर वह नहीं जानता कि क्या कहे। कै तियान का मतलब है कि हालांकि वह हुआंग फैंग से परेशानी में है, लेकिन वह लोगों को सीधे तौर पर दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। नहीं तो बात फैल जाएगी।
भविष्य में कौन उनकी पार्टी में भाग लेने का साहस करेगा? भगाए जाने से कौन नहीं डरता? इसलिए किन जिफेंग ने सीधे तौर पर यह कहने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वह यहाँ का मालिक नहीं है और वह ऐसा कहने के योग्य भी नहीं है। चलो वहां चलते हैं, यहाँ बहुत सारी मक्खियां हैं, हुआन फेंग ने कियू निंगशुन से कहा। कियू निंगशुन और ज़ियाओक्सुआन दोनों मुस्कुराए और सिर हिलाया। किन जिफेंग क्या कहना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके पास हुआन फेंग और उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं था। कैतियान कौन है? ऐसा लगता है कि ऊर्जा छोटी नहीं है। जैसे ही हुआन फेंग चला, उसने कियू निंगशुन से पूछा। पहले वह जानता था कि कैतियान का परिवार सबसे अमीर था। वह विला देख सकता था। हालांकि अब किन जिफे के परिवार को देखना आसान नहीं है। वह उसकी मदद करने को तैयार था। जाहिर है सियाई तियान का परिवार साधारण नहीं होगा। कियू निंगशुन ने कहा, उनके माता पिता व्यवसाय करते हैं, लेकिन उनके एक चाचा हैं जो प्रांत के नेता हैं। उनके पिता भी सूबे के नेता हैं। हालांकि वह शीर्ष 10 में रैंक नहीं कर सका, लेकिन वह कैतियान के चाचा से बेहतर नहीं है। सो है, हुआन फेंग ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कैतियान हुई को कियू निंगशुन में दिलचस्पी थी। कियू निंगशुन की अपनी सुंदरता के अलावा कियू निंगशुन की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उनके जैसी ही है। स्वाभाविक रूप से कियू निंगशुन उनकी पहली पसंद है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि लंबी और समान हो। हुआन फेंग, क्या तुम सचमुच एक सुरक्षा गार्ड हो? इस समय ज़ियाओक्सुआन ने अचानक हुआन फेंग से पूछा। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और जिज्ञासा थी। जब हुआन फेंग ने स्वीकार किया कि वो एक सुरक्षा गार्ड थी, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। हालांकि हुआन फेंग ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और उदासीन स्वभाव कई साथियों की तुलना में अधिक था। इसलिए ज़ियाओक्सुआन ने इसके लिए उसे नीचा नहीं देखा, बल्कि उसे लगा कि वो बस इसे कम करना चाहता था। हालांकि उसने यह नहीं सोचा था कि हुआन फेंग वास्तव में एक सुरक्षा गार्ड था, जिससे उसे स्पष्ट रूप से आश्चर्य हुआ। क्योंकि हुआन फेंग कियू निंगशुन का दोस्त था, इसलिए उसकी पहचान बहुत कम नहीं हो सकती थी। हाँ, ये तियानजियाओ समूह में है। क्या आपने तियानजियाओ समूह के बारे में सुना है? हुआन फेंग ने सीधे कहा। जब शियाओक्सुआन हुआन फेंग की गौरवपूर्ण उपस्थिति को देखती है तो वह अवाक रह जाती है। बेशक तियानजियाओ समूह ने इसके बारे में सुना है। ये वास्तव में एक बड़ा समूह है, लेकिन भले ही यह बड़ा और प्रसिद्ध हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हैं। कियू निंगशुन को पता है कि हुआन फेंग की अपनी एक फैक्ट्री है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के सदस्य हैं। वह हुआन फेंग को समझाना चाहता है। हालांकि उसे नहीं लगता कि हुआन फेंग के पास समझाने के लिए कोई शक्ल है और उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अन्यथा हुआन फेंग सोचेंगे कि उनके पास अपने सुरक्षा गार्ड से बेहतर पहचान है। हुआन फेंग, आप यहाँ क्यों हैं? हुआन फेंग और उनके 3 लोग एक कोने में आ गए हैं और वे अभी भी उन्हें बुलाने वाली आवाज सुन सकते हैं। हालांकि इस बार ये स्पष्ट है कि दूसरी पार्टी हुआन फेंग को बुला रही है, कियू निंगशुन या ज़ियाओक्सुआन को नहीं। ये सचमुच एक जीवंत शाम है। हुआन फेंग ने अपने दिल में बुदबुदाया कि कई लोगों को उन्हें ढूंढने में देर नहीं लगी। हालांकि इस बार ये स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष कियू निंगशुन के बजाय खुद को जानता था। इसके अलावा हुआन फेंग को भी इस आवाज से परिचित महसूस हुआ। जेंग शुए। हुआन फेंग ने पलटकर देखा और एक परिचित आकृति देखी। इस मोटे शरीर और इसके अनूठे नाम के कारण हुआन फेंग को बहुत जल्दी उसकी याद आ गई। हाँ, आप मुझे नहीं भूले। आपने इतने समय तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? जेंग शुए हंसते हुए कहते हैं। जाहिर है वह हुआन फेंग को यहाँ देखकर बहुत खुश है। ये लंबा नहीं है। हुआन फेंग अभी भी जेंग शुए के उसे जानने के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा तुम मेरे पास नहीं आए, क्या तुम आए हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने मुझे संपर्क जानकारी नहीं दी। जेंग शुए ने अपनी आंखें घुमाई और कहा। हुआन फेंग शर्मिंदा था। पिछली बार जब वह चला गया तो जेंग शुए ने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया, लेकिन हुआन फेंग ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जेंग शुए ऐसा कहेगी। आज मेरे पास संपर्क नंबर नहीं रहेगा। जेंग शुए ने यह भी देखा कि हुआन फेंग शर्मिंदा था। उसका इरादा आगे बढ़ने का नहीं था, इसलिए उसने इसे बंद करने की पहल की। बिल्कुल नहीं। हुआन फेंग ने कहा कि भले ही वह दूसरे पक्ष के साथ कई संपर्क रखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा कहा था, फिर भी वह स्थानीय संपर्क जानकारी देंगे। ज़ियाओक्सुआन, तुम यहाँ क्यों हो? इस समय मोटे आदमी ने पाया कि हुआन फेंग के बगल में ज़ियाओक्सुआन था। बाद में उसने कियू निंगशुन को फिर से देखा और उसका चेहरा और भी आश्चर्यचकित था। आप एक साथ कैसे हैं? मुझे लगा कि आप हमें नहीं जानते, ज़ियाओक्सुआन ने कहा। जाहिर है वह उन मोटे लोगों से बहुत असंतुष्ट थी जिन्होंने हुआन फेंग को पहले और केवल अब देखा था। हुआन फेंग भी सोचते हैं कि यह हास्यास्पद है। लोगों के पुरुष पहले खूबसूरत महिलाओं को देखते हैं, फिर वे समान लिंग को देख सकते हैं। खासकर यहाँ 2 खूबसूरत महिलाएं हैं। इस मामले में उन्हें पहले कियू निंगशुन को देखना होगा। लेकिन यह मोटा आदमी पहले खुद को देखना और खुद को नमस्ते कहना पसंद करता है। उसकी वह आदत नहीं है। हुआन फेंग को अपने दिल में ठंडक महसूस होती है और वह चुपचाप किनारे की ओर चला जाता है। ठीक है, यहाँ रोशनी बहुत अच्छी नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। जेंग शुए के स्पष्ट रूप से कियू निंगशुन के साथ अच्छे संबंध हैं। उसने चेहरे पर शर्मिंदगी लाते हुए कहा। ठीक है जियो जुआन, तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कियू निंगशुन ने जेंग शुए को देखने के बाद कहा। आप हुआन फेंग को कैसे जान सकते हैं? हुआन फेंग और कियू निंगशुन दोनों को लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है। जब वे बाहर आते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। हाय, मैं उनसे पिछली चैरिटी पार्टी में मिला था। मेरी उनसे अच्छी बनती थी। जेंग शुए ने कहा। ऐसा लगता है कि आप उस दिन नहीं गए थे। कियू निंगशुन ने सिर हिलाया। वास्तव में अगर यह हुआन फेंग के कारण नहीं होता तो उसे इन पार्टियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए ये सामान्य है कि वह कल रात पार्टी में नहीं गई।
उसके बाद कई लोग कोने में बातें कर रहे थे और हुआन फैंग को ये भी पता था कि क्यूनिंग शुन, जियो हुआन और झेंग शुआई, जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, जियो हुआन के पिता और झेंग शुआई के चाचाओं में से एक सभी अधिकारी थे, इसलिए वे सामान्य समय में एक दूसरे से संपर्क करने के अधिक अवसर थे। और तो और रिश्ता अच्छा था।